Seksi nih. Diana ro. Orang nak buka dah. Macam oh nanti macam happening. Ganda भूल गया गंजा. Hati-hati ya. Iya macam jangan. Kamu. अच्छा, जो वीडियो आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखी, आई एम श्योर कि आप लोगों को स्टार्टिंग में लगा होगा यार कितनी फनी सी वीडियो है, पर लेकिन इस वीडियो के पीछे आप लोग ग्रेविटी देखोगे कि उस हाथी के पीछे पीछे वो गाड़ी को लेकर जा रहे हैं और हाथी जो है आगे आगे चल रहा है और उसको हाथी के पास ले जाते हैं बिल्कुल गाड़ी। फिर हाथी इरिटेट होता है, फिर वो वापस आता है और फिर वहाँ पर वो जो है उनके पीछे भागता है। इट्स लाइक कि आप लोग अपने घर में रह रहे हैं और आप लोग के घरों में आकर कोई ताके झांकी कर रहा है और आप लोग को इरिटेट कर रहा है। तो सेम काम आज के डेट में हम लोग जानवरों के साथ में कर रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ा एथिकल इशू भी है सोसाइटी में, जिसकी वजह से आप लोगों को आज की डेट में जानवरों और इंसानों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। आप लोगों ने सुना होगा इतने सारे जानवरों ने इतने सारे इंसान मार दिए और इतने सारे इंसानों ने इतने सारे जानवर मार दिए। ये कहीं ना कहीं जो हमारा ये इस तरीके का प्रवृत्ति होती जा रही है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये सबसे खतरनाक चीज़ है जो जानवरों की साइकोलॉजी पर भी इम्पैक्ट डाल रही है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बातें खुद हमारे प्रधानमंत्री ने यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोली है। आप लोगों ने अगर वो सुनी हो वीडियो जो मैंने वीडियो के अंदर भी डाली थी, उन्होंने क्या बोला उसके अंदर में, उन्होंने साफ साफ ये बात बोली है कि आज की डेट में आप लोग इनको यहाँ पे रिलीज कर रहे हो चीता को जंगल के अंदर में, तो इनका एक टाइम ड्यूरेशन है जिससे कि इस ड्यूरेशन में ये अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे। तो कई सारे लोग आएंगे बड़े बड़े नेताओं की सिफारिश लेके कि हाँ हमको सफारी पे जाना है, देखना है, कह रहा कि उनको अलाउ मत करना। और कल को मैं भी आऊँ ना, जब तक ये टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट नहीं होता तो मुझे भी अलाउ मत करना। तो वो उस ग्रेविटी को समझ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने वो इतनी बड़ी बात बोली वहां पर, और इसीलिए मैंने वो आप लोगों को वीडियो दिखाई। उस वीडियो को दिखाने के पीछे पर्पस था। तो आप लोगों को बेसिकली चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी और ये चीज़ें आप लोग मेंशन भी कर सकते हो। ये लाइव एग्जांपल होते हैं जो कि आप लोग आंसर राइटिंग में एथिक्स के पेपर में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे वो पर्सनली जो उनके द्वारा वो 5 मिनट का जो मैंने वीडियो के अंदर स्पीच डाला था, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ कि इनसे कुछ सीखा करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी शानदार बात बोली गई है यहाँ पर शानदार बात बोलने से पहले कैसा रहा आप लोगों का कल का दिन? शानदार तरीके से एंजॉय किया कि नहीं? और आज का दिन कैसे स्टार्ट करने वाले हो ये डिसाइड किया है कि नहीं, ये पहले सोच लिया करो इस वीडियो में आने से पहले, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे आते ही पूछना है कि कल का जो डिसीजन आप लोगों ने लिया, जो दिन आप लोगों ने यूटिलाइज किया, उसको कितने मार्क्स देने वाले हो, और आज का जो दिन ये स्टार्ट करने वाले हो ना यार, इसको किस तरीके से लेकर चलने वाले हो। और क्या आज का जो दिन स्टार्ट आप लोगों को करना था, जिस टाइम आप लोगों ने डिसाइड किया था कि इस टाइम से दिन स्टार्ट करना है, 4 बजे से 5 बजे से 6 बजे से, क्या उस टाइम से स्टार्ट किया है? ये आप लोगों को देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब मॉर्निंग में आप लोग उठते हो ना और आप लोगों को दिन स्टार्ट करना होता है और आप लोगों ने डिसाइड किया कि आप लोगों को 5 बजे उठना है, पर लेकिन आप उठ रहे हो 8 बजे, 3 घंटे का लेट, आप लोगों का दिमाग वहीं पर ही आप लोगों को पकड़ लेता है। ऐसे नहीं से बच्चे बाहर जा रहे हैं खेलने के लिए, मम्मी पापा कह रहे हैं चलो पढ़ लो, और उन्होंने एकदम पकड़ लिया, अच्छा निकल रहे हो चलो बैठो, है टीवी देख रहे हैं छुप छुप के, उठा लिया रिमोट, बंद करो इसको। वही वाली हरकतें देखने को मिलती है। दिमाग भी आपके साथ ऐसे ही करता है और तुरंत पकड़ लेता है आप लोगों को। वह कहता है कि कर दी बदतमीजी, अब इसको गाली दूंगा मैं, और फिर आप लोग गिर स्टार्ट करते हैं, अच्छा सुबह 5 बजे उठना था, उठ गए हैं, उठ के दिखाओ है हिम्मत तुम्हारी, और आप लोगों को बेइज्जती करनी स्टार्ट कर देता है वो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों को डिसाइड करना है किस टाइम उठना है। और यहाँ पे देखो, ये मुझे पर्सनली अच्छा लगा, एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर 6 बार सॉरी लिखने के बाद में आज बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली टाइम पर उठ गई। तो सोनम के द्वारा ही लिखा गया, तो पर्सनली मुझे अच्छा लगा। और यहाँ पर दूसरा कमेंट जो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा कि 5-5 मिनट का भी चेंजेस अगर आप लोग लेकर आ रहे हो ना डेली अपनी लाइफ के अंदर में, कि 5 मिनट, मान लीजिए आप लोग 7 बजे उठ रहे हैं, ठीक है, तो अगले दिन क्या करना है, 6:55 पे उठ जाओ। अगले दिन क्या करना है, 6:50 पे उठ जाओ। देखते ही देखते आप लोग टाइम पर आ जाओगे। छोटी छोटी चेंजेस करो ना। आज 4 घंटे पढ़ रहे हो बैठ के, अगले दिन यार 5 मिनट पढ़ लो ना एक्स्ट्रा। कोई बड़ी चीज तो बोली नहीं आप लोगों को, ठीक है। और जो बहुत बड़े, उन्हें एक तरीके से टाइम को सेव करने वाले ऐसे लोग हैं कई सारे, जिनको वीडियो थोड़ी सी लंबी लगने लगती है। क्यों भाई, सारा टाइम यहीं से बचाओगे यार, मतलब पूरे 1.5 घंटा हटा दो अगर आप लोगों के दिन में से, बचे हुए जो आप लोगों के पास में 22.5 घंटे हैं, शानदार तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो। बस यही 1.5 घंटे में से आप लोगों को 5-5 मिनट निकालनी है। सर 5 मिनट वीडियो और लंबी हो गई,
सर 5 मिनट और इसको छोटा किया जा सकता था, सर वो स्टोरी मत बताते सर उसके बीच में। समझ रहे हो आप लोग क्या खेल रहे हो अपने दिमाग के साथ में, या फिर आप लोग का दिमाग आप लोग के साथ में खेल रहा है। चीजों को समझो, यहां पर यही आप लोग के साथ में होता है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है दोस्तों, इनके बारे में आप लोगों को बताना है। 1-2 दिन पहले मैंने इनके बारे में आप लोगों से तसल्ली में डिस्कस किया था, तो देखता हूं कौन कौन इनके बारे में बता पाता है। और इसी के साथ में कई सारे बच्चों का बीपीएससी क्लियर हुआ है प्रीलिम्स, तो अच्छा लग रहा है यार जब आप लोगों ने ये सारी बातें शेयर की। तो एक तरीके से एक बात ध्यान रखना, पूरा 100% अब यहाँ से आप लोग जो है अपना इस पर्टिकुलर जो एग्जाम में देना, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग जितना आप लोग कर सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से लेकर चलना कि आप लोगों का सिलेक्शन हो रखा है, कम से कम एटलीस्ट आप लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना तब तक कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। तो कई सारे बच्चे मेल कर रहे हैं मुझे, देखो सबका रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ उसके लिए सॉरी। एक बच्चा कह रहा है कि सर मेरा मैसेज तो शेयर नहीं किया, उसका मैसेज शेयर कर दिया टेलीग्राम पर। तो क्यूट हो ना आप लोग। कोई नहीं, फाइनल सिलेक्शन लेकर आओ फिर सबका शेयर करूंगा, ठीक है, और बात भी करूंगा और मिलूंगा भी। एक बार सिलेक्शन लेकर आओ, ओके। तो अच्छे से लाइफ को एंजॉय करो और अपना ध्यान रखो और चीज़ों को सही से लेकर चलो, तभी चीज़ें आप लोग अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे, ठीक है। एक और छोटी सी बात यहाँ पर वो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी, जो कई सारे बच्चे रेगुलर पूछ रहे हैं यार। अभी फिलहाल जिसने भी कोर्स जो है वो कनेक्ट हुए हैं कोर्स के साथ में, बेसिकली इंस्टॉलमेंट के साथ में, तो बच्चे कह रहे हैं सर इंस्टॉलमेंट कैसे पे करना है, इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, उसमें ऐप में कई सारी अभी थोड़ी सी जो एक तरीके से समझ सकते हैं टेक्निकल ग्लिच आ रहे हैं। आप लोग टेंशन मत लेना, अगर जैसे ही आप लोग की इंस्टॉलमेंट खत्म हो जाती है तो री इंस्टॉलमेंट का उसमें ऑप्शन आ जाएगा, उस दिन आप लोग अपनी री इंस्टॉलमेंट कर लेना, ठीक है। तो तब तक टेंशन मत लो कि हाँ आज ही ली है कल को दूसरी देनी है, नहीं, 1 महीने का टाइम लो आराम से। आप लोगों को तब तक पता भी चल जाएगा क्या क्या चीज़ें कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो उससे आप लोगों को और अच्छी पकड़ आएगी, ठीक है। आप लोग सोच भी सकते हो कि आगे की इंस्टॉलमेंट देनी है कि नहीं देनी है। तो देखो आप लोगों को लूप होल बता रहा हूँ मैं, पहले पढ़ लो समझ लो अच्छे से, और लगे कि आगे की इंस्टॉलमेंट देने लायक है तो आगे की इंस्टॉलमेंट देना, और ना फिर क्या करना, छोड़ देना है। एक बच्चे ने क्या किया, उसने कोर्स लिया 2 दिन पहले, कह रहा है सर दूसरी इंस्टॉलमेंट भी देनी है। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कह रहा है सर नहीं मुझे देनी है। तो उसमें ऑप्शन आ नहीं रहा है वहाँ पर, क्योंकि वो टेक्निकल टीम ने अपडेट नहीं किया उसमें अभी, तो उसमें ऑप्शन आ नहीं रहा है। तो जैसे आप लोग की इंस्टॉलमेंट एक्सपायर होगी तो ऑप्शन आ जाएगा, तब आप लोग इंस्टॉलमेंट पे कर लेना, ठीक है। टेंशन मत लेना उसको, तो इतनी ज़्यादा इरिटेट होने की जरूरत नहीं है, ओके। बाकी क्लासेस के टाइम मैंने आप लोगों को बताई दिए, और इसी के साथ में यहाँ पर पीडीएफ लेक्चर की, और यहाँ पर जो मंथली पीडीएफ है उसमें कुछ चेंजेस करने थे इसलिए प्रोवाइड नहीं करा पाया, तो आज आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा ऐप के ऊपर भी, और इसी के साथ में आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, जहाँ से सुटेबल लगे आप लोग जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आइए शानदार तरीके से चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं। फीडबैक दे दिया करो जैसा भी आप लोगों को लेक्चर लगता है, और यहाँ पर भी फीडबैक दिया करो, जो भी आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगता है, कोई डाउट है उनको भी दूर किया जाएगा। डाउट सेशन भी अभी जल्दी आप लोग स्टार्ट किए जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान रखिए। तो इसी के चलते आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी न्यूज़ है पर कई बार क्वेश्चन पूछ ले आता है कि 5 प्लैनेट जो हैं वो बोला जा रहा है कि विजिबल होंगे इन द नाइट नेक्स्ट वीक। ये रेयर एक तरीका अलाइनमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। कौन कौन से हैं? ये है जुपिटर, मरकरी, वीनस, यूरेनस और मार्स। तो ये लाइन में यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, और इसको रेयर प्लानिटरी अलाइनमेंट बेसिकली बोला गया है, यानी कि डिफरेंट है, दुर्बल है यहाँ पर ये। तो बेस्ट व्यू जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहाँ पर बेसिकली ये है कब, ये है 28 मार्च में। तो इसके लिए यहाँ पर बोला गया है कि आफ्टर द सनसेट, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। अगर आप लोगों को टाइम लगेगा तो इसको देखिएगा जरूर, ताकि आप लोग चीज़ों को समझ सकें कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो अच्छी बात है, आज शाम को अगर ये वीडियो मॉर्निंग में देख ले, देखो वीडियो मॉर्निंग में देखने का कितना फायदा है। जिसको इवनिंग में देखेगा उसके तो दिमाग में ऐसा कुछ होगा नहीं, उसने अगर पढ़ा नहीं होगा तो उसके तो दिमाग से चीज़ निकल जाएगी। पर जिसने मॉर्निंग में ही देख ली होगी उसको यहाँ पर पता रहेगा कि अच्छा इवनिंग में ऐसा कुछ होने वाला है, तो वो तैयार रहेगा, ठीक है। तो शॉर्टली आफ्टर द सनसेट यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये बातें बोली गई। वीनस जो है वो मोस्ट विजिबल प्लैनेट होगा, फॉलोड बाय मार्स, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। यूरेनस जो होगा वो नियर जो वीनस रहेगा, बट डिफिकल्ट होगा जी उसको प्रॉपर डिटेक्ट किया जा सके, ठीक है। पर लेकिन मरकरी और जुपिटर जो है वो अपीयर करेंगे बॉटम में। तो ये यहाँ पर समझाने की बात की गई है। लास्ट टाइम जो 5 जो इस तरीके का सिस्टम ये एक तरीके से साथ में आया था, ये आया था 2004 में, ठीक है। ये एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलता है, और इसको प्लानिटरी परेड भी बोलते हैं कई बार, ठीक है, कि प्लानिट परेड कर रहे हैं, लाइन में लगे हैं। वैसे नहीं परेड किया करते थे हम लोग, याद है बचपन में? पीटी का पीरियड हुआ करता था, चलो इकट्ठे हो जाओ, सावधान विश्राम, ठीक है। तो वो वाली बातें हैं बिल्कुल। तो यही चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर बात करें रिसेंट जो प्लानिटरी अलाइनमेंट है, ये सिमिलर अलाइनमेंट ओकर हुआ था जून 2022 में, जहां पर 5 प्लैनेट मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न देखने को मिले थे। पर लेकिन लाइनअप में ये बहुत बात की जा रही है कि हाउएवर दिस लाइनअप विल नॉट ओकर अगेन अंटिल 2040, यानी कि आगे 2040 में आप लोगों को ऐसी कंडीशन कोई देखने को मिल सकती है।
तो ये इंटरेस्टिंग है। तो कौन कौन से अभी आ रहे हैं लाइन में प्रेड करने के लिए, एटलीस्ट वो याद रखेगा। और मॉर्निंग में टाइम से लेक्चर देखा करो, शाम तक तसल्ली रहेगी कि कितना कुछ कवर कर लिया और जिंदगी को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, वरना फ्रस्ट्रेशन में जिंदगी जीते रह जाओगे। ठीक है, बहुत ही गर्व की बात है, मैरी कॉम जी का नाम आप लोगों ने सुना है हमेशा। अभी यहाँ पर बात की जा रही है निखत जरीन के बारे में, उनका सेकंड वर्ल्ड टाइटल, और लवलीना के द्वारा यहाँ पर ये था फर्स्ट। तो ये काफ़ी बड़ी बात है देश के लिए। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। हमारे देश की बेटियों ने जो है वो कमाल करके दिखा दिया यार वास्तव में। ठीक है, तो ये दो छोटी छोटी न्यूज़ है जो कि मुझे लगा कि आप लोगों को बताई जाए, ताकि आप लोगों के अंदर में मोटिवेशन आए निकल कर कि जिंदगी में कुछ भी किया जा सकता है, बस थोड़ा सा हौसला बनाए रखिए। तो निखत जरीन के द्वारा सेकंड वर्ल्ड टाइटल और लवलीना के द्वारा यहाँ पर अपना फर्स्ट जो वर्ल्ड टाइटल यहाँ पर जीता गया, वो भी दोनों लड़कियों के द्वारा। तो वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा ये ऑर्गेनाइज कराई जाती है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बॉक्सिंग है वर्ल्ड वाइड, ये बिल्कुल इन द अकॉर्डेंस जो रिक्वायरमेंट रहती है वो वर्ल्ड जो ओलंपिक चार्टर है ना उसके हिसाब से काम चलता है। यानी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल बिल्कुल ऐसी हैं, आगे चलकर आसानी से यहाँ पर इसको चीज़ों को फॉलो किया जा सकता है। यानी कि आप लोग उसी पैटर्न में यहाँ पर और एक तरीके चीज़ों को जीत रहे हो, इंटरनेशनल जो यहाँ पर ओलंपिक कमेटी के द्वारा जो अडेप्ट किए गए रूल और रेगुलेशन है। तो आने वाले टाइम में ओलंपिक के लिए आप लोग बोल सकते हो हमारे प्लेयर जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा एक तरीका है यहाँ पर, मतलब मुझे तो दिल खुश हो गया जब मैंने ये सुना। मैरी कॉम जी थी अब तक जब हम लोग बातें करते थे, पर जब इनका सुना ना मतलब दिल गदगद हो गया। मैंने कहा वाह यार, ये होता है शानदार तरीके की परफॉर्मेंस। आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा। और यहाँ पर खासकर जो लड़कियां हैं अगर वो किसी भी फील्ड में जाना चाहती है तो यार अपना जज्बा रखो, ऐसा रिजल्ट आपको भी मिल सकता है। दोस्तों, हेल्थ एक ऐसी चीज़ होती है जब इंसान की खराब होए तो बस उसको ये लगता है कि दुनिया में कोई भी डॉक्टर आ जाए बस उसको ठीक कर दे। आप लोग खुद देखो, कभी कई बार ऐसी बीमारी हो जाती है कि आसपास में उसका डॉक्टर नहीं मिलता है तो आदमी छटपटा जाता है, यार इसका इलाज कैसे होगा। अच्छा, इसका इलाज मान लीजिए कोई गांव में दूर दराज वाले एरिया में है तो उसको लगता है कि यार दिल्ली जाना पड़ेगा, मुंबई जाना पड़ेगा। और जिसके पास में थोड़ा सा और पैसा है उसको लगता है कि यार अमेरिका जाना पड़ेगा, यूके लंदन जाना पड़ेगा। तो हर एक इंसान जो है बस ये चाहता है किसी तरीके से ये सोल्यूशन निकल जाए जो बीमारी है। अभी आप लोगों ने रिसेंटली सुना होगा कई सारे पॉलिटिशियन जो हैं या फिर कई सारे हीरो हीरोइन जो हैं बाहर जाते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने। तो जब कोई एक देश से दूसरे देश में जाता है ट्रीटमेंट कराने, तो जिस देश में वो ट्रीटमेंट कराने जा रहा है उस देश में ये एज ए मेडिकल टूरिज्म के तौर पर काउंट होता है कि ट्रीटमेंट भी करा लिया और घूमना फिरना भी हो गया। तो ये काफ़ी बड़ा एक ऐसा एरिया है जो कि कई सारी कंट्री की जीडीपी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अभी इसी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है और खुद पीआईबी ने ये इन्फॉर्मेशन छापी है। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर हो जाती है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसके ऊपर काम किया जाता है, क्योंकि आप लोग खुद देखो फॉरेन टूरिस्ट जो इंडिया में आते हैं मेडिकल पर्पज़ के लिए, उनकी संख्या जो है 2020 में ये लगभग 2 लाख के करीब थी, मतलब 1.83 लाख। अभी ये बढ़कर लगभग 3 लाख हो चुकी है। आप लोग खुद सोचो, एक इंसान अगर हमारे देश में आ रहा है, आने के बाद में वो किसी न किसी होटल में रुकेगा, आने के बाद में किसी न किसी डॉक्टर के साथ में उसने कंसल्ट भी किया होगा, उस डॉक्टर की फीस भी पे करेगा, आने के बाद में वो यहाँ पर आएगा, घूमेगा फिरेगा, कुछ खाए पिएगा भी। तो उस पर्टिकुलर कंट्री की जीडीपी में बहुत बड़ा ये एक रोल प्ले करता है। तो गवर्नमेंट के कई सारे ऐसे इनिशिएटिव होते हैं जो इसमें हेल्प करते हैं कि ये चीज़ और ज़्यादा बढ़े, और इसी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है वो यहाँ पर पिक्चर में आ जाती है। अब मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने यहाँ पर नेशनल स्ट्रेटजी बनाई है कि इस चीज़ को और बढ़ावा दिया जा सके कि बाहर से लोग जो हैं हमारे देश में खासकर मेडिकल टूरिज्म के लिए आ सकें, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें, और एक तरीके से हमारे देश में मेडिकल टूरिज्म जो है वो बूस्ट होता हुआ नजर आए। तो ये एक ऐसा एरिया है जो कि कहीं ना कहीं उस देश के उस पर्टिकुलर सेक्टर को भी इंप्रूव करता है। अब यहाँ पे मैं एक शब्द बोलना चाहूँगा कि आम के आम और गुठलियों के दाम। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि आप लोगों को कहीं घूमने जाना है तो आप लोग बोलोगे कि हाँ यार वहाँ पे घूम के आते हैं, चलो छुट्टियाँ, चलो हम अच्छे से मज़े करके आएंगे। पर लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर इंसान, अच्छा एक अभी क्लिक किया है एक बड़ा ही प्यारा सा एग्जांपल याद आ गया। आप लोगों ने तनु वेट्स मन्नू जो मूवी है, रिटर्न है या फिर पहले वाली दूसरे वाली कौन सी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, उसमें याद है कि जब वो पागल खाने में उसको छुटाने जाता है जो मन्नू शर्मा को, और कहता है कि यार इतना महंगा टिकट था, डायरेक्ट पागल खाने में जाना अच्छा नहीं लगा, सोचा थोड़ा सा घूम लो याद आ रही है वो वाला सीन। तो वही कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है जब इंसान किसी देश में जाता है कुछ इस तरीके की चीज़ें करवाने, उसको लगता है कि यार अब तो बीमारी थी इसलिए आना हो गया, पता नहीं जिंदगी में आना होगा नहीं होगा, चलो थोड़ा घूम भी लेते हैं यहाँ पे।
अपना जो मेडिकल वाली जो चीज़ें थी, इमरजेंसी थी, वो तो कंप्लीट हो गई। और वो घूमे या फिर नया घूमे, जो बीमार होगा वो तो जैसे तैसे अपनी जिंदगी को लेकर वैसे ही टेंशन में होगा, उसके साथ वाले जरूर घूमेंगे, ठीक है, अरे पढ़ाई इसको पढ़ रहे हैं तो चल घूमने चलते हैं है कि नहीं। तो मेडिकल टूरिज्म जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कई सारे देशों के लिए, और हमारा देश इसके लिए हब है। हब का मतलब समझते हो, मतलब कि जमघाट है, मतलब कि एक तरीका मेला लगता है हमारे देश में मेडिकल टूरिज्म के नाम पर। आप लोग बोलोगे ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, आप लोग ऐसे समझिए, कभी संडे बाजार में गए हो, कहीं संडे बाजार लगा हुआ है, कहीं फ्राइडे मंगल बाजार जो लगते हैं, क्या होता है वहाँ पर, आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती है, इस तरह का माहौल बनता है। और किसी न किसी मोहल्ले में कहीं ना कहीं ये बाजार आप लोगों ने जरूर देखा होगा। रीज़न पता है क्या रहता है, वहाँ पर कोई भी मटेरियल जो है बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर मिल जाता है। रीजनेबल प्राइस मतलब इंसान जो है उसको अफोर्ड कर पाता है नॉर्मली, अगर आप लोग देखोगे उसके कंपेयर में, तो उसको अच्छे से एक तरीके से एक जो चीज़ें नॉर्मली नहीं मिल रही होती वो सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाना, तो ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। हमारा देश दुनिया में सबसे बड़ा हब है जो जेनरिक दवाई को प्रोड्यूस करने वाला, यानी कि जो मेडिसिन होती है उनका जेनरिक फॉर्म हमारे देश में बनाया जाता है। ये क्या मतलब होता है, एक होती है स्टैंडर्ड दवाई, स्टैंडर्ड दवाई का एक पर्टिकुलर पेटेंट रहता है। अगर वो दवाई जो है वो 5,000 रुपये की मिल रही है, उसकी जेनरिक दवाई है आप लोगों को 500 रुपये या फिर हो सकता है कि 50 रुपये की भी मिल जाए, सोल्ट वही रहेंगे, पर लेकिन एक तरीके से जो उसकी रॉयल्टी जा रही थी उस दवाई की उस कंपनी को, क्योंकि उस कंपनी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके वो दवाई मेहनत कर बनाई थी, वो पेटेंट खत्म हो जाता है। पेटेंट का ड्यूरेशन रहता है 15 से 20 साल। वो पेटेंट का जैसे ही ड्यूरेशन खत्म हुआ, कई सारी कंपनी क्या करती है, उसी दवाई में थोड़ा सा और चेंज करके, उसके अंदर कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे करके क्या करती है, एक नया पेटेंट ले लेती है। पर लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे ऐसे पेटेंट जो हैं वो कैंसिल किए हमारे देश में, कि नहीं अब आपका पेटेंट जो है वो कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे। तो इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी दवाइयां हमारे देश के अंदर में जो जेनरिक दवाई लोगों तक पहुंच पाती है, बड़ी सस्ती दवाई लोगों तक पहुंच पाती है। तो जब दवाइयां सस्ती हैं, कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा डॉक्टर की फीस जो है, डॉक्टर की फीस मान लीजिए 500 रुपए की होगी, पर दवाई लेके आ रहे हैं भाई साहब जो उसने लिखी है वो दवाई हो गई 2,000 रुपए की। समझ रहे हैं आप लोग, यानी कि उसकी फीस का 5 गुना 2,000 की दवाइयां मिल गई आप लोगों को। तो इससे क्या हो गया, तो इंसान सोचो डॉक्टर की फीस 500 रुपए की है और दवाइयां जो है वो 100 रुपए की हो गई है मुश्किल से, तो कैसा रहेगा। तो ये है जेनरिक दवाई का कमाल। और जेनरिक दवाई इंडिया की ऑल ओवर वर्ल्ड में इतने लार्ज स्केल पर बेची जा रही है, और खासकर अफ्रीका कॉन्टिनेंट इस चीज के लिए हब बना हुआ है आज की डेट में, खासकर हमारे देश से अगर बात करें। और इवन इतना बड़ा हब बन गया है कि यूएसए जैसे देश को भी मिर्ची लगी हुई है। क्यों, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि यूएसए की बड़ी बड़ी कंपनी थी, वो अपनी जेनरिक दवाई लाकर यहाँ पर बेचा करती थी। चाइना का भी यहाँ पर कुछ ऐसा दबदबा रहता था, पर आज की डेट में इंडिया इन सबको रिप्लेस कर कर अपना दबदबा बना चुका है। इसीलिए जब यहाँ पर अफ्रीका के अंदर में जब एक दवाई थी जो कफ सिरप थी, खांसी वाली जो दवाई थी, उसको यहाँ पर कई सारे लोग तो ये बोल रहे हैं कि इंडिया की जो जेनरिक दवाई की जो इंडस्ट्री है उसकी इमेज खराब करने के लिए ये ऐसा केस सामने निकाल कर लेकर आया गया है। क्योंकि अगर इंडिया की इमेज खराब होगी तो इंडिया की दवाई खरीदने से लोग बचेंगे, और फिर दूसरी कंपनी और दूसरे देशों की दवाइयाँ जो हैं वो वहाँ पर बेची जाएगी। और यहाँ पर ये ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि जिस देश के अंदर में उन बच्चों की डेथ हुई थी, जब इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि हमारी एक टीम आएगी चेक करने के लिए कि आखिर ये जो डेथ हुई है वो डेथ कैसे हुई है, तो वहां पर उस देश की जो गवर्नमेंट ने उनको अलाउ करने से मना कर दिया। जब कोई ऐसा शक होता है ना, तो वहां पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि क्या रियलिटी में जो ये बातें न्यूज सामने निकल कर आ रही है वो सही है, या फिर इसके पीछे कोई और बवाल यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसा मुद्दा सामने निकल कर आता है, तो इससे क्या होता है, हमारे देश की इमेज खराब होगी, हमारे देश की दवाई की इमेज खराब होगी, लोग उस दवाई को खरीदने से बचेंगे। पर लेकिन बीमार तो बीमार है, उसको तो कोई ना कोई दवाई चाहिएगी। अगर ये दवाई नहीं मेड इन इंडिया नहीं तो मेड इन यूएसए दे दो यार, मेड इन चाइना दे दो, पर दवाई तो दे दो, क्योंकि मुझे तो जिंदा रहना है दवाई खाकर। तो ये आप लोग देख सकते हैं, दवाई एक ऐसी चीज है जिसमें लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। कोई कितना भी गरीब इंसान क्यों ना हो, दवाई एक बार लिख दी तो वो कुछ भी करे, बस दवाई ला कर देगा वहां पर। तो इसके चलते जो मेडिकल टूरिज्म है वो अपने ही आप में बहुत ही ज्यादा एक ऐसी इंडस्ट्री बनकर सामने आ रहा है, जो आज की डेट में इंडिया में काफी बड़ा रोल प्ले करता हुआ देखने को यहां पर मिल रहा है। फॉरेन टूरिस्ट जो इंडिया में विजिट कर रहे हैं मेडिकल पर्पज के लिए, इनकी संख्या अगर आप लोग देखोगे, यहां पर देखो, अभी तो मैं आप लोगों को बता रहा था बेसिकली 2 लाख के करीब, 2016 में लगभग 4,20,27,000 के करीब जो लोग हैं उन्होंने मेडिकल पर्पज से यहां पर विजिट किया। 2017 में ओ भाई साहब लगभग 5 लाख, 2018 में लगभग 6.5 लाख, और 2019 में लगभग 7 लाख लोग। समझ रहे हैं, 7 लाख लोग इंडिया में इसलिए विजिट कर रहे हैं क्योंकि उनको अपना इलाज करवाना है। क्यों, क्योंकि इंडिया में इलाज जो है वो सस्ता मिलता है। तो मेडिकल टूरिज्म
तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से फलता फूलता नजर आ रहा है हमारे देश के अंदर में। ये रीज़न मैंने आप लोगों को बताया। पर लेकिन 2020 में क्या हुआ, मार्च के महीने में कोविड-19 लग गया, तो सफाचट हो गई चीज़। उस ड्यूरेशन में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर विजिट किए। 2021 में आप लोगों को मैंने बताया कि लगभग 3 लाख के करीब यहाँ पर लोगों के द्वारा यहाँ पर विजिट किया गया। पर लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, किसी कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ बुरी बात होती हैं। तो यहाँ पर भी कुछ तो आप लोगों को स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी जो कि पॉजिटिव चीजें हैं, और कुछ आप लोगों को वीकनेस देखने को मिलेगी। वीकनेस में जो सबसे खतरनाक चीज है वो है नो गवर्नमेंट रेगुलेशन, यानी कि अब तक कोई रेगुलेशन नहीं चल रहा है इसको लेकर। इसके ऊपर यहाँ पर रेगुलेशन जो करना चाहिए। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम निकल कर आती है वो आती है मिडिल मैन की। देखो, जैसे एग्रीकल्चर के अंदर में किसानों का सामान निकल कर जाता है और फिर मार्केट में पहुंच जाता है, तो बिचौलिया सारा माल खा जाते हैं। यहां पर भी कई बार दिक्कतें झेलनी पड़ जाती है। आयुष की फैसिलिटी को कोई अब्रोड में रिकॉग्नाइज नहीं करता है। गवर्नमेंट अभी आयुष जो सिस्टम है हमारा आयुर्वेदा, उसको आगे लेकर चल रही है। पर लेकिन अभी यहां पर वो इस लेवल पर नहीं पहुंचा है कि बाहर का कोई इंसान आकर ट्रस्ट करे कि नहीं मुझे तो आयुर्वेदा से इलाज करवाना है। तो हालांकि इस पर हो रही है चीजें आराम आराम से, पर अभी स्लो प्रोसीजर है, काफी ज्यादा है। सबसे बड़ी बात हमारे देश में जो कंडीशन खराब है कि लोगों के पास में इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो लैक ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस जो है उसकी पोर्टेबिलिटी की दिक्कत आती है। मान लीजिए अपने देश में तो उसने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है, पर हमारे देश में कैसे। पर सोचो कोई ऐसी कंपनी है वो उसको ये बोल दे कि दुनिया में कहीं भी जाकर तुम लोग इलाज करवाओ, मेडिकल का खर्चा जो है वो हम देंगे तुम्हारा। हाँ, उस देश में जाओगे तो थोड़ा कम होगा, पर लेकिन हाँ इतना जरूर मिलेगा। तो ये एक ऐसा है सिस्टम कि इंटरनेशनल लेवल पर कोई ऐसी कंपनी है जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करा दे तो वो अच्छा रहता है। हमारे देश के अंदर में फैसिलिटी क्या है कि मेडिकल की फैसिलिटी है बहुत सारी, तो गवर्नमेंट की फैसिलिटी है, और भी कई सारी ग्राउंड लेवल पर आप लोगों को फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। बहुत सारे रेप्यूटेड डॉक्टर हैं हमारे एम्स के डॉक्टर, एक से एक क्वालिटी के डॉक्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। उनकी कॉस्ट जो है एज कंपेयर टू दूसरे देशों के बहुत लो है, ठीक है। और नो वेटिंग पीरियड, ये पता नहीं क्यों लिख दिया है, ये मुझे हो सकता है कि इसलिए लिख दिया हो कि बाहर वाले लोगों के लिए कोई वेटिंग पीरियड नहीं रहता, बस वो हमारे लोगों के लिए है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कोई बाहर से आ रहा है तो उसके लिए वेटिंग पीरियड नहीं है, उसको डायरेक्ट दिखाओ, ऐसी फैसिलिटी है। तो ये तो भाई साहब पढ़ने में बुरा लगा मुझे। अपने लोगों के लिए वेटिंग लगाओ, बाहर वालों के लिए आओ और इलाज करवा के निकलो, मतलब ये तो गलत बात है फिर। अब मुझे बुरा लगा था पढ़ के, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताइएगा। सारी चीज़ें जो चलती हैं यार कुछ 4 पिलर पर चलती हैं, अगर आप लोग समझना चाहोगे। सबसे पहले तो मार्केट की डिमांड क्या है, यानी कि जो मार्केट को चाहिए, जो मार्केट को भाता, वही एक तरीके से इंसान जो है उसको प्रोवाइड कराता। तो मार्केट की डिमांड समझनी पड़ेगी कि मार्केट की डिमांड क्या है। दूसरा, डिमांड तो सही है पर सप्लाई क्या हम लोग उस लेवल पर कर पा रहे हैं। मार्केट में डिमांड है कि भाई साहब यहाँ पर जो है हर साल जो है आप लोगों को क्या करना है, जो मेडिकल प्रैक्टिस जो है बेसिकली कर रहे हैं डॉक्टर, उनके सामने हर साल जो है 5 लाख जो है पेशेंट आ रहे हैं और उनको हार्ट ट्रांसप्लांट कराना है। पर लेकिन अगर बात करें इंडस्ट्री सप्लाई, यहाँ पर हार्ट ट्रांसप्लांट की बात करें, यहाँ पर ओनली 5000 मिल पा रहे हैं। तो किस तरीके से आप लोग यहाँ पर उनको सप्लाई प्रोवाइड कराओगे, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। ढांचा कई बार नहीं रहता ऐसा कि ढांचा अच्छा हो, उस वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अच्छी हो। सब जो एक तरीके से आप लोगों ने कोविड-19 के टाइम पर सारी कमियां देख ली, यहाँ पर मुझे गिनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये दिक्कतें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसी के साथ में एक्सटर्नल फैक्टर भी कई बार दिक्कत क्रिएट कर देते हैं, यानी कि एक तरीके से जैसे कुछ और दिक्कत हो रही है रसिया और यूक्रेन की लड़ाई के टाइम पर, आप लोग देख लो इतने सारे डॉक्टर वहां से निकल कर आते हैं पर लेकिन सबकी अधूरी एजुकेशन रह गई यहाँ पर आगे, ठीक है। इसी के चलते 2 देशों के बीच में अगर लड़ाई हो रही है, वहां से कोई हमारे देश में नहीं आएगा, तो ये दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज निकलकर यहाँ पर सामने निकल कर आते हैं जो कि इन चारों फैक्टर को इंपैक्ट डालते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। अब कहीं डिमांड अफेक्टेड हो रही है तो कहीं सप्लाई अफेक्टेड हो रही है, ठीक है। कहीं यहाँ पर फैसिलिटी जो है वो गारंटी नहीं दी जा रही है, कहीं यहाँ पर अलग मुद्दा कोई देखने को मिल रहा है, मटेरियल की सिक्योरिटी नहीं, लो मटेरियल यूज कर रहे हैं। दवाई पता चला सब स्टैंडर्ड की दवाई लगा दी, भाई साहब वो अच्छा होने से तो गया और बीमार हो गया, उसका क्या करेंगे। तो हर लेवल की चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, तो वो भी फोकस देने वाली बात निकल कर आती है। हमारे देश के अंदर में ऐसा नहीं कि इसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा है। आप अगर बात करोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा भी यहाँ पर कई सारे स्टेप उठाए गए हैं कि इंडिया के अंदर में मेडिकल और हेल्थ टूरिज्म को डेस्टिनेशन को एक सपोर्ट किया जाए, और आयुष वाला एरिया जो है यानी कि आयुर्वेदा वाला एरिया जो है उसको भी यहाँ पर लाने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अगर आप लोगों को इलाज करवाने के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जाना है, सबसे पहले यहाँ पर वीजा की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए आसानी से ई मेडिकल वीजा प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि 166 कंट्री के साथ में आज के डेट में यहाँ पर काम कर रहे हैं। मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट, ये एक स्कीम यहाँ पर निकल कर आ रही है जो कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीजों को एक सपोर्ट प्रोवाइड यहाँ पर करा रही है। वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे, अलग अलग मेडिकल हब है टूरिज्म को जो प्रमोट करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं, अरेबियन शेयर में, बर्लिन में, तो दुनिया भर में। तो हम भी इसी तरीके से अपना पैटर्न यहाँ पर बना रहे हैं। और नेशनल स्ट्रेटजी एंड रोड मैप फॉर मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है,
जो कि ये बताती है कि इस चीज को ऐसे ऐसे लेकर हम लोग चल सकते हैं, कैसे स्ट्रेंथ किया जा सकता है, कैसे माहौल बनाया जा सकता है, कैसे यहाँ पर हम लोग चीज़ों को इस तरीके से कर सकते हैं कि हमारी ब्रांडिंग भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आए। तो इसके लिए कुछ पिलर हैं यहाँ पर जो कि आप लोगों के सामने हैं। सबसे बड़ी बात क्या की जा रही है कि एक पर्टिकुलर जो ब्रांड है वेलनेस डेस्टिनेशन का, आप लोग खुद सोचो, एक इंसान है जिसके ऊपर आप लोगों को ट्रस्ट है कि यार कुछ भी हो ये इंसान जो है मुझे गिरने नहीं देगा, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि जैसे आप लोग करंट अफेयर की बात करें तो बहुत सारे बच्चे मेल करते हैं कि सर करंट अफेयर में मजा आ गया। तो मुझे यह है कि यार करंट अफेयर में कम से कम मैं सामने वाले को ये बोल सकता हूं कि यार इस एरिया में मैं गिरने नहीं दूंगा। जैसे पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो पॉलिटी में मैं आप लोगों को गिरने नहीं दूंगा, यानी कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें कम से कम इतना ट्रस्ट में क्रिएट करा देता हूं कि हाँ यार मेरा ये इतना पढ़ाया हुआ पोर्शन है, इसमें मैं दिक्कत नहीं होने दूंगा। बाकी दूसरे सब्जेक्ट का उसके बारे में यार मैं कुछ बोल नहीं सकता जो मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैं अपनी चीजों की गारंटी ले रहा हूं। तो आप लोगों को रहता है कि करंट अफेयर पॉलिटिकल टेंशन खत्म हो गई। तो ये क्या हो गया, ये ऐसा हो गया कि हाँ उस इंसान ने इतनी चीजें बोली थी वो तो वहां से हो गई, अब ये ब्रांड वैल्यू बन गई एक तरीके की, यार उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। ये डॉक्टर जो है ना भाई साहब, ये बीमारी को बिल्कुल जड़ से मिटा देता है। जो भी आता है यहाँ पर यही बोलता है कि यार इस डॉक्टर से इलाज करवा लो। ये ब्रांड वैल्यू बन गई उस इंसान की कि हाँ यार ये अपने काम को बहुत अच्छे से करता है। तो ये ट्रस्ट होता है। तो ब्रांड का मतलब ट्रस्ट होता है एक तरीके से। ब्रांड वर्ड हालांकि थोड़ा सा अलग तरीके से हो जाता है, उसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काउंट करते हैं कि ब्रांडेड चीज है, ब्रांडेड चीज है, पर लेकिन रियलिटी में वो ब्रांड नहीं है, वो एक ट्रस्ट है कि हाँ हमारा ट्रस्ट है इसके ऊपर, यार ये चीजें ढंग से कर देगा, ठीक है। मतलब सामने वाला पैसा भी लगा रहा है तो कम से कम उसको ये लगे कि पैसा लगा यार, पता चला और इलाज ढंग से नहीं हुआ तो पैसा भी गया और यहाँ पर इंसान की तबीयत जो है वो और खराब हो गई। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हो। और रियलिटी में बताऊं, कई डॉक्टर हैं जो इतने घटिया काम भी करते हैं सोसाइटी में, और मैंने खुद ने ये चीज़ फील किया। मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने कभी ये चीज़ हालांकि शेयर नहीं की। ऐसे भी डॉक्टर हैं समाज के अंदर में जो कस्टमर को लंबे समय तक थामे रखने की कोशिश करते हैं, फालतू की हरकतें कर कर कर, इवन उसकी कंडीशन खराब कर कर सुधार कर फिर से खराब कर कर फिर से सुधारते हैं। ऐसे भी लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये ऐसे डॉक्टर उसके नाम पर, मेडिकल के नाम पर धब्बा है। पर लेकिन इतने बेहतरीन डॉक्टर भी हैं जो आप लोग को एक चुटकी में बता देंगे बस ये कर लो और चले जाओ। मैंने बताया था ना, एक डॉक्टर के पास गया था, उसने फीस ली 600 रुपये। मैंने कहा ये प्रॉब्लम है, उसने कहा बस ये कर लो नारियल का तेल दे दिया बस कि वैसा इसका इस्तेमाल करो मैंने कहा 600 रुपये में यही कुछ तो और बता दे जाले तो कंडीशन क्या है। तो ऐसे भी डॉक्टर हैं, वो रियलिटी में तुमको बिल्कुल ट्रिक बताएंगे कि हाँ भाई साहब एक्सरसाइज करो और कहानी खत्म, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्यों फालतू में दवाइयों के पीछे भागना है। वो भी डॉक्टर हैं। तो हर तरीके का इंसान आप लोगों को मार्केट में मिल जाता है। इकोसिस्टम मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म के बारे में बात की जाती है, उसको स्ट्रेंथन करना है, एक इनेबल करना है डिजिटलाइजेशन। ये काफी ज्यादा जरूरी है कि ऑनलाइन मेडिकल वैल्यू ट्रेवल की बात की जा रही है, यानी कि ऐसे पोर्टल बनाए जाए ताकि चीजें आसान हो जाए। मेडिकल वैल्यू ट्रेवल की एक्सेसिबिलिटी बढ़े लोगों के लिए, यहाँ पर प्रमोट किया जाए। इसके बारे में कोई बता ही नहीं रहा है कि हाँ इसको प्रमोशन भी करना है क्या, ठीक है। मतलब हमारे देश में ये चीज है तो, पर लेकिन अगर बताओगे नहीं किसी को तो पता कैसे चलेगा कि हमारे देश के अंदर में ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। किसी को बताओगे तभी तो पता चलेगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे अभी एक बच्चा बोल रहा है ऐप पर आकर कि क्या आपने सर उसका सिविल सर्विसेज का कोर्स लॉन्च कर रखा है यहाँ पर। मैंने कहा सिविल सर्विसेज का तो नहीं है, हाँ एपीएफसी का है, जो एपीएफसी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो है। तो मतलब उसको पता ही नहीं है क्योंकि पहली बार आ रहा हो, किसने बता दिया हो कि वहां पे जाकर ये चीज देख ले। कह रहा सर मुझे तो बताया था कि यूपीएससी का कोर्स मिलता है यहाँ पर, तो किसी ने यूपीएससी एपीएफसी का बोला होगा, वहां पर उसके लिए पूछ रहा है। तो ये क्या हो गया, जरूरी है कि बताया जाए कि अच्छा यार ये चीजें नहीं है, बस यहाँ पर ये चीजें मिलती है। तो उससे इंसान को ये रहेगा कि हाँ यार ये चीजें यहाँ पर मिल रही है, तो आसानी से अपनी चीजों को जो है फिर समझ पाएगा। तो उसको पता है ये डॉक्टर है यहाँ पर, ये इलाज कर रहा है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क यहाँ पर जरूरी है। जब तक कोई इंटरफियर नहीं करेगा तब तक वो चीजें सुधरेगी कैसे। अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन है वो हरकतें कर रहे हैं, यहाँ पर अच्छे से काम नहीं कर रहा है और वहां पर उसकी शिकायत आ रही है, गवर्नमेंट एक्शन ही नहीं ले रही यहाँ पर, तो इमेज खराब किसकी हो रही है। इमेज खराब तो गवर्नमेंट की हो रही है ना, इमेज खराब तो इंडिया की हो रही है क्योंकि बाहर से कोई आ रहा है पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, सॉरी पढ़ाई याद आ रही है मतलब इलाज करवाने के लिए। मतलब इस तरीके से बिल्कुल आप लोग समझ सकते हैं कि ये सोल्यूशन निकालना जरूरी है कि अगर सोल्यूशन नहीं निकालोगे तो फिर सही काम नहीं चलेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सामने वाले को अपना इलाज करवाना है, ठीक है। तो ये ट्रस्ट क्रिएट करना जरूरी है कि भाई साहब सही डॉक्टर के पास में आए हो तो यहाँ पर आपका इलाज हो जाएगा, तो ये जरूरी है। इसी के साथ में एक तो होता है मेडिकल और एक होता है वेलनेस, यानी कि एक तरीके से ना मेडिकल जो है एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि बीमार हो रहे हैं, वेलनेस एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कुछ ऐसा सिस्टम जिसमें कहीं ना कहीं इंसान जो है अपनी जिंदगी थोड़ा सा ना अच्छे से एंजॉय करता है, कहीं घूमने चले गए उस तरीके से, वहां पर थेरेपी वेरेपी ले ली, एक तरीके से अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर रहा है, अपनी माइंड जो है उसको बेसिकली फ्रेश कर रहा है, ठीक है, अपनी चीजों को अच्छे से लेकर चल रहा है। तो एक तरीके से दोनों की अगर वैल्यू आप लोग देखोगे तो मेडिकल टूरिज्म जो है उसकी वैल्यू 60 से लेके 80 बिलियन है ग्लोबली, अगर बात करोगे आप लोग, ठीक है। तो ये प्राइमरली अगर पुअर हेल्थ जो है उसको यहाँ पर अगर देखो तो ये कंडीशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ट्रेवल करता है कोई दूसरे देश के अंदर में। वेलनेस जो है ये 639 बिलियन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा बड़ा एरिया है यहाँ पर, क्योंकि इसमें लाइफ स्टाइल भी आप लोगों का आ जाता है। ठीक है, एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं हेल्थ के साथ में और भी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और इंडिया में ओनली कितना है, 5 से 6 बिलियन की आप लोगों को 2019 में देखने को मिल रही थी, 26 तक 13 बिलियन के लगा रहे हैं। तो दुनिया के कंपेयर में अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं। इसमें बहुत सारा काम करना जरूरी है और इंप्रूव करने के लिए। यानी कि चाहे इलाज करवाने की बात आए, चाहे अपने आप को फिट करने की बात आए, तो दोनों तरीके की चीजें आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलती हैं। अब आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूं, शायद आप लोग उससे एग्री भी यहां पर हो पाएंगे। अभी फिलहाल बात करें तो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर एरिया में। अगर बात करें तो आप लोगों को यहां पर थाईलैंड देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया यहां पर। इसी के साथ में मलेशिया देखने को मिलेगा। ये हमारे कॉम्पिटिटर हैं इस रीजन में। यहां पर जब हम लोग बात करते हैं मेडिकल टूरिज्म के बारे में, तो हमारे देश के अंदर में अगर हम लोग चीज़ें सिस्टमेटिक वे में प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं तो यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलेगी। एक नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हेल्थ जो हॉस्पिटल्स एंड द हेल्थ केयर होता है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो इस चीज़ को सपोर्ट करता है। अगर उसकी प्रॉपर एक्सेस नहीं है, उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो हमारे देश में बहुत कम लोग यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आएंगे। ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो एक तरीके से मिडिल मैन जो मैंने बताया उसको हटाना पड़ेगा। बहुत सारे देशों में वो काम ही नहीं करता है, डायरेक्ट हॉस्पिटल से कॉन्टैक्ट करो, अपना इलाज करवा के निकलो। तो यानी कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, उनका समाधान करना चाहिए और तब जाकर हमारे देश में इन समस्याओं का समाधान निकलकर चीज़ें सही पैटर्न में चलती हुई यहाँ पर नजर आएगी। तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बने तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ढंग से पढ़िए। मेडिकल टूरिज्म का मतलब क्या होता है और वेलनेस टूरिज्म का मतलब क्या होता है। तो मेडिकल टूरिज्म में बोला गया कि जो एक डेस्टिनेशन ढूंढते हैं यहाँ पर वेलनेस लाइफ स्टाइल के लिए और हेल्प करता है उनको प्रोएक्टिवली मेंटेन रखने के लिए, इंप्रूव करने के लिए हेल्थ और वेलबींग। वेलनेस टूरिज्म में क्या करता है कि पुअर हेल्थ होती है उसको सही करने के काम करते हैं। जो पेशेंट्स होता है वो अपना एक तरीके से इलाज करवाता है, किसी और बाहर से आता है देश के अंदर में, ये बोला गया है। तीसरा स्टेटमेंट में यहाँ पर बोला गया है कि मेडिकल टूरिज्म जो है वो बेसिकली इंडिया के अंदर में करेंटली 5.6 बिलियन की है 2019 में और बढ़कर 13 बिलियन है 2026 में। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है ये बताना है। ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन। सही आंसर अगर आप लोग देखेंगे तो ये आप लोगों को अपोजिट यहाँ पर नजर आएगा। ये आंसर जो है दोनों गलत हो गए यहाँ पर और तीसरा जो है बिल्कुल सही यहाँ पर। तो ओनली 1 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाते हैं। क्वेश्चन बनने के बाद में आप लोगों को कॉन्सेप्ट की और ज़्यादा क्लैरिटी आती है। तो इसलिए टॉपिक के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिए ताकि अच्छे से आप लोग चीज़ों को याद रख सकें, वरना पढ़ कर निकलते रहेंगे और याद कुछ रहने वाला है नहीं है। तो ये थी कुछ बातें। कैसा लगा आर्टिकल बताइए जरा। और अगर आप लोगों को मौका मिले कहीं पर जाकर आप लोगों को इलाज करवाना है दुनिया में, अपने देश के अंदर में उसके डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो किस देश के अंदर में आप लोग जाना पसंद करेंगे, आप लोगों को ये बताना है इलाज करवाने के लिए। पॉइंट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर यह है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से यानी कि WHO के हिसाब से डॉक्टर से पेशेंट्स का रेशो क्या है हमारे देश के अंदर में। तो आप लोग बताइए पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जरूर बताना है कि उसने क्या रिकमेंड करा है। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, याद होगा। तो देखता हूँ किस किस को याद है, याद जरूर रखना। ठीक है, फीडबैक जरूर दे देना, आर्टिकल जैसा भी लगे है, अच्छा या बुरा। कोई डाउट हो तो उसको पूछ लेना, फिर इंप्रूव करेंगे। तो लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक ऐसी न्यूज़ है दोस्तों जो कि काफ़ी लंबे समय से मार्केट में चली हुई आ रही है और आपको भी इसके बारे में थोड़ा सा तो आइडिया हो गई। आप लोगों अगर मेरे साथ में कनेक्टेड हैं तो इसके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया था कि IMF ने हेल्प करने की बात की है श्रीलंका की। और श्रीलंका की जो हेल्प की जा रही है IMF के द्वारा, उसमें अच्छी बात यह है कि इंडिया ने बोल दिया कि ठीक है भाई तुम इसकी हेल्प करो, हम जो है इसमें आपका साथ देंगे। तो IMF ने अप्रूव कर दिया अभी फिलहाल 3 बिलियन का बेल आउट पैकेज फॉर श्रीलंका, ताकि यहाँ पर जो एक तरीके से माहौल बनाया जा सके अच्छा। और जो करप्शन भी है यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर, जिसकी वजह से कंडीशन खराब हुई श्रीलंका के अंदर में, परिवार पूरा लिए बैठा यार, पूरी पावर, राजपक्सा परिवार पूरा थामे बैठा था। तो उसका भी सोल्यूशन यहाँ पर अभी देखने को मिलेगा। तो श्रीलंका की इकोनॉमी जो है वो थोड़ी संभलती हुई यहाँ पर नजर आ सकती है। तो GS पेपर 2 के अंदर में यहाँ पर ये टॉपिक आप लोग कवर कर सकते हैं। और इंडिया ने काफी हेल्प की यहाँ पर। तो यहाँ पर बात करें तो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ये किसके द्वारा प्रोग्राम है, तो IMF के द्वारा प्रोग्राम आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्योंकि श्रीलंका की इतनी खस्ता हालत हो चुकी थी, श्रीलंका इतनी बड़ी उधारी में डूब चुका था कि उसका बाहर निकलना आसान नहीं था। और चाइना जैसा देश, आप लोग समझ रहे हैं, ये उसी की गोद में जाकर बैठता है। उसने लास्ट तक जाकर इसको बेसिकली एक नहीं संतावना देता रहा, उसको कंट्रोल में कर उसका सामान खरीद लिया। देखो, एक होता है दोस्त होता है आप लोग कभी बर्बाद होने नहीं देगा। एक होता है दुश्मन, वो चाहता है कि तुम बर्बाद हो, कब तुम्हारा फायदा उठाएं। तो चाइना सेकंड वाली कैटेगरी में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो श्रीलंका की अभी खस्ता हालत हुई तो चाइना का पूरा रोल था उसमें, उसकी खस्ता हालत, तो इसको खस्ता हालत तक पहुंचाने में। पर लेकिन फिर भी वही है कि कोई ना कोई है बचाने वाला। तो इंडिया ने काफ़ी हद तक यहाँ पर हेल्प की चाइना की, इसकी बेसिकली इसकी श्रीलंका की अगर बोले तो। ठीक है,
आईएमएफ ने क्या किया यहाँ पर अभी बेल आउट पैकेज दे दिया, तो इसको आईएमएफ का प्रोग्राम भी आप लोग बोल सकते हैं। एक बेल आउट पैकेज है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। अगर कोई कंट्री ट्रबल में आती है तो उसको डूबने से बचाती है आईएमएफ। तो उसकी कंडीशन देखती है कि क्या क्या उसकी चीजें हैं, पर लेकिन ऐसा नहीं कि उसने पैसा दिया और फेंक दिया उसके ऊपर ऐसे ही, नहीं, उसको कुछ क्राइटेरिया भी फुलफिल करने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरीके से अगर आप लोग देखें, पाकिस्तान को बोला कि पैसा देंगे, पहले अपने यहाँ से टेररिस्ट जो है उसको हटाओ, अपनी मार्केट को ओपन करो ताकि यहाँ पे पैसा मिल सके। हमारे साथ भी तो ऐसे ही हुआ था 1990s में, जब हमारी कंडीशन खस्ता हालत हुई थी, उस टाइम पर हमको भी ऐसे ही बचाया गया था। हमारी मार्केट को ओपन करना, ये चीज़ें करना, बहुत सारी चीज़ें रहती है उसमें, कंडीशंस रहती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन बहुत सारी टेक्निकल। तो इसके चलते यहाँ पर कहीं ना कहीं तब जाकर ये फंड यहाँ पर मिलता है, और एश्योरेंस भी देना पड़ता है पड़ोसियों को कि हाँ भाई साहब ये हरकतें नहीं करेगा, आप लोग जो है इस पर ध्यान भी रखना थोड़ा सा, जैसे इंडिया ने एश्योरेंस यहाँ पर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्विक फाइनेंसिंग यहाँ पर पहुंच पाती है ताकि ये अपनी चीज़ों को सही से लेकर चल सके, वरना ये आसान नहीं होता है इस तरीके से चीज़ों को यहाँ तक पहुंचाना, ठीक है। तो ये देखेगा बेल आउट पैकेज में, अगर मैं प्रोसीजर आप लोगों को बताऊं तो आप लोग देखकर चौंक जाओगे यहाँ पर। जैसे आईएमएफ का बेल आउट अगर प्रोसीजर आप लोग देखोगे तो ये इतना बड़ा प्रोसीजर है। स्टेप 1 में क्या होता है कि कंट्री फाइनेंशियल इशू से गूंज रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर वेदर टू आस्क फॉर द हेल्प फ्रॉम आईएमएफ, तो ये रहता है, अगर नहीं तो कहानी खत्म होगी। अगर पूछना है तो फिर यहाँ पर वेदर टू एक तरीके से रेस्क्यू करना है उसको, तो रेस्क्यू में क्या क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है। वेदर टू एक्सेप्ट द ऑफर, अगर ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर अलग पोर्शन है, ठीक है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। पर उधर अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर यहाँ पर क्या क्या कंडीशन जो हो सकती है बेल आउट की, वो यहाँ पर इनके द्वारा कंडीशन ठीक की जाएंगी। और यहाँ पर इस तरीके से 4 एक्सेप्ट में फिर यहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस भी देखी जाएगी, उसको रिव्यू किया जाएगा, तब जाकर बातें आगे बढ़ती हैं। ऐसा नहीं कि तुमने पैसा मांग लिया और कटोरा लेके चले गए और आईएमएफ ने तुम्हारी कटोरे में डाल दिया। तो पाकिस्तान को भी कटोरा तभी भरने की बात की जा रही है अगर वो सारी कंडीशन को फिल करे। पर लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर चाहे आईएमएफ से पैसा मांग लो चाहे दोस्त से पैसा मांग लो, सामने वाला अगर पैसा दे रहा है तो फिर उसकी कुछ कंडीशन भी रहेगी कि भाई साहब ब्याज इतना लूंगा, और ब्याज भी देखो कि नॉर्मल ब्याज ले रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट ले रहा है सामने वाला, वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड करने वाली यहाँ पर, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है कि इंश्योर किया जाए सबसे पहले तो यहाँ पर अगर कि जो डिफिकल्टीज है इकोनॉमी के अंदर उसको रोका जाए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को टैकल किया जाए, फाइनेंशियल सिस्टम को थोड़ा सुधारा जाए, इंस्टीट्यूशन को ढंग से काम करने के लिए तैयार किया जाए, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करा जाए कि तुमसे नहीं हो रहा तो हम तुम्हारी हेल्प कर देते हैं। पर लेकिन डिसएडवांटेज भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो फालतू में अय्यासी करते फिर थे ना, वो सारी खर्च करने से इनको रुकना पड़ेगा, ठीक है। कंट्री की रेपुटेशन खत्म हो जाती है इन्वेस्टर की आंखों में कि जैसे तैसे उसके बेस पर तो टिके हुए हैं, वो पता नहीं कब तक उनका काम चलेगा। एक्सटर्नल चीजों पर उनकी डिपेंडेंसी हो जाती है। इकोनॉमिक फेलियर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हो चुका है, तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी हो जाती है। ऐसे देश में फिर कोई इन्वेस्टमेंट करने से भी पहले सोचता है 1000 बार। यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होती हैं। किससे उधार लोगे ना, कल को कभी भी होने लगेगा तो उसके सामने आप लोग बोल नहीं पाओगे मुंह उठा के, कुछ ऐसा लगेगा यार पता नहीं क्या बोल दे कि हाँ तू तो वही है ना जो मेरे से पैसे लेकर अपनी जिंदगी चला रहा था। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर देख सकते हैं। तो जरूरी है अगर किसी से कितना भी पैसा लिया जाए सबसे पहले उसकी उधारी उतारो। और मैं तो ये बोलूंगा जब तक कंडीशन खराब न हो, ऐसा कि मजबूरी आ गई है मांगना पड़ेगा पैसे, उससे पहले कभी किसी से पैसा मत मांग लेना, वरना सामने वाला पता नहीं कहां पर किसके सामने जाकर बातें बोलेगा। तो जिंदगी में इसीलिए कोशिश करो कि मिनिमम किसी से यहाँ पर सपोर्ट लो हमेशा। अगर किसी से दोस्त भी है ना कोई साथ में कहीं खाने जा रहे हो, एक बार उसने खिला दिया तो दूसरी बार आप पैसे दो उसके। ऐसे नहीं कि सामने वाला खिलाया जा रहा है और मजे ले जा रहे हैं, पैसा बहुत बुरी जगह बेइज्जती करेगा कहीं पर जाकर। ऐसी केसेस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये चीज़ें आप लोगों को बेसिकली ये चीज़ ना इसके लिए ना चैप्टर होने चाहिए पर्टिकुलर स्कूल में, बच्चों को ये सिखाया जाए कि किस तरीके से ज़िंदगी जीनी है, पर लेकिन नहीं होते हैं नॉर्मल ज़िंदगी में इतनी बिजी रहती है दुनिया। तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस है यहाँ पर 1944 में यहाँ पर आई। 27 जो दिसंबर 1945 में इसको इंप्लीमेंट किया गया। वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। इंपॉर्टेंट यही है जो मैं आप लोगों को बोलता हूँ, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इसी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इकोनॉमिक जो यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है वो भी इसके द्वारा प्रस्तुत यहाँ पर किया जाता है। क्रिस्टिना जॉर्जीवा जो आज के डेट में इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है, और फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ, पहले चीफ इकोनॉमिस्ट थे, अभी चीफ इकोनॉमिस्ट को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया। तो यहाँ पर पियरे ओलिवियर जो यहाँ पर गोरिनिच जो बेसिकली यहाँ पर ये पर्टिकुलर पर्सन देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये 2 एटलीस्ट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है और 2 रिपोर्ट आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती है। नहीं यकीन आ रहा है तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। जैसे कि 2016 में पूछा गया कि यहाँ पर आईएमएफ जो है ISDR के बारे में बात की गई, ठीक है। तो रिसेंटली कौन सी करेंसी अभी इसमें ऐड की गई है, तो ये चाइना की करेंसी ऐड की गई थी रिनमिनबी। तब यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के लिए।
एक और इंटरेस्टिंग, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, ये रिलेटेड टू है प्रोविजन किसके अगर बात करेंगे आप लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं तो ये भी आईएमएफ का है कि भाई साहब सपोर्ट प्रोवाइड करा देना डूबते हुए को, तिनके का सहारे वाली बातें आ गई यहाँ पर सीधी, ठीक है। इसी के साथ में बात करें आईएमएफ के बारे में तो ये क्रिएट किया गया 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू, और आईएमएफ जो है वो यहाँ पर वर्क करता है एक्सटेंसिवली सेम एज द वर्ल्ड बैंक डू, यानी कि वर्ल्ड बैंक की तरीके से काम करता हूं यहां पर ये नजर आएगा। करेक्ट पूछा गया, आंसर क्या हो गया, आंसर ये हो गया। अगर सेम काम करता तो दोनों अलग अलग क्यों बनते, पहले तो ये बताओ। तो सेकंड स्टेटमेंट तो कॉमन सेंस से गलत कर सकते हो आप लोग, ठीक है, गलत है, ठीक है। आईएमएफ कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। सही आंसर क्या है अगर आप लोग हिसाब से बात करें, मैंने कौन कौन से बताए, मैंने यहां पर आप लोगों को दो बताए हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये दो मैंने आप लोगों को बताए। पर लेकिन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस जो इंडेक्स है ये मैंने नहीं बताया, ये कौन प्रस्तुत करता है, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो ये आंसर आप लोगों को देना है। आईएमएफ का जो बेल आउट पैकेज है वो कुछ टर्म एंड कंडीशन के उस पर आता है कि फिस्कल डिसिप्लिन होना चाहिए, मॉनेटरी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होने चाहिए, प्रोवाइड कराओ सब्सिडी। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट होगी कॉमन सेंस से क्वेश्चन का आंसर सही कर सकता हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं। अगर थोड़ा सा भी सोचोगे, सोचो 1 मिनट के लिए सही आंसर क्या होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे। अगर सब्सिडी देने की बात की जाएगी यहां पर तो क्या चीजें सही चलेंगी, सब्सिडी दे देकर तो इकोनॉमी डुबा दी पॉलिटिकल मुद्दों की वजह से, तो आंसर ए हो गया। अगर ये भी आप लोगों ने पहचान लिया तो डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहां पर दिक्कत क्या क्या देखने को मिल सकती है, बोला जा रहा है कि मे हार्म द कंट्री रेपुटेशन इन द आईज ऑफ इन्वेस्टर, इन इसी के साथ में इनसॉल्वेंसी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट यहां पर क्या बोला गया है, रिपीट आईएमएफ बेल आउट कैन क्रिएट द सेंस ऑफ डिपेंडेंसी ऑन द एक्सटर्नल फंडिंग। सही आंसर क्या आप लोग के हिसाब से, ए में बोला गया 1 2, बी में बोला गया 2 3, सी में बोला गया 1 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है, सही आंसर ये तो नहीं है, कम से कम पढ़ाया था मैंने, इसका तो मैंने कोई जिक्र नहीं किया। तो फर्स्ट और थर्ड आंसर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, तो ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज की बात कर रहा था, ध्यान रखिएगा, एडवांटेज की बात नहीं कर रहा था यहां पर, डिसएडवांटेज की बात की जा रही है, डिसएडवांटेज। तो ये एडवांटेज में है यहां पर, तो उसको अवॉइड किया जा सकता है और ये बोला गया यहां पर, ठीक है। तो यहां पर ये स्टेटमेंट को कंफ्यूज मत कर देना, कभी बोलो सर फिर कई सारे मेल आते हैं सर ये तो गलत था वो सही पढ़ा दिया, ओके। कुछ और टर्म है यहां पर, रैपिड फाइनेंसिंग जो इंस्ट्रूमेंट है, शॉर्ट टर्म लैंडिंग प्रोग्राम है, एक्सटेंडेड फंड ऐसी ये फैसिलिटी है, मीडियम टर्म ये है बेसिकली, और यहां पर स्टैंड बाई ये यहां पर एक तरीके से अरेंजमेंट है, लॉन्ग टर्म। तो सही आंसर यहां पर क्या है, ये आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन क्रिएट किया गया है, ये जो क्वेश्चन था यहाँ पर इसी का ये एक वर्जन है यहाँ पर कि हो सकता है अब इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछ ले जाए, ठीक है, ऐसे थोड़ा ना उसी को रिपीट करके पहुंचेंगे। तो इसका आंसर क्या है आप लोग ये बताइए, ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया 3 यहाँ पर, डी में बोला गया नन ऑफ द अबोव। सारी की सारी ये डेफिनेशन आप लोगों के सामने यहाँ पर, तो आंसर जो है वो ए सही हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसका आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। तो ये इस तरीके से जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछे जा रहे हैं इनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये यूपीएससी क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बता दिए, और इसी के साथ में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों की कवर करा दी, आईएमएफ के बारे में सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी, श्रीलंका का बेल आउट पैकेज तैयार किया गया उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर बता दिया, इंडिया हेल्प कर रहा है वो सारी चीज़ें बता दी। तो चीज़ों को प्रैक्टिस करो अच्छे से ताकि माइंड में कोई डाउट न रहे, और डाउट हो तो फिर क्लियर करके आगे बढ़ना है, ठीक है। दोस्तों ये जो आर्टिकल है आप लोग काफ़ी अच्छे से इसको कनेक्ट भी कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग जो है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी जानते हैं जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की थी, तो उसके बेस पर मैं आप लोगों को और अच्छे से यहाँ पर चीज़ें समझा पाऊंगा। अभी एक कंपनी है जिसका नाम है जॉनसन एंड जॉनसन। जॉनसन एंड जॉनसन वही कंपनी जिसका पाउडर आप लोगों ने देखा होगा अक्सर बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है, वो एडवर्टीजमेंट वगैरह भी आप लोगों ने देखा होगा, जॉनसन बेबी सॉप। तो उसी कंपनी की दवाई है जो कि ट्यूबरकुलोसिस की दवाई है, यानी कि टीबी की दवाई है। उसका क्या हुआ अभी, उसके बेसिकली अभी हुआ बेसिकली एक ऐसी दवाई है जो कि टीबी की आप लोग बोल सकते हैं कि दवाई ऐसी है कि जान बचाने में इस्तेमाल होती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग है यहाँ पर ये। और जॉनसन एंड जॉनसन एक कंपनी है जो कि अमेरिका की कंपनी है। अभी इसने क्या किया जो आप लोग समझिएगा अच्छे से, कोई पर्टिकुलर दवाई अगर कोई कंपनी बनाती है तो बहुत ही ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उस दवाई को बनाती है, उसके ऊपर खर्चा करती है काफ़ी बड़ा, तब जाकर वो दवाई जो है मार्केट में आती है। दवाई बनाने में कई कई साल लग जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए उनको रॉयल्टी मिलती है, उनको पेटेंट मिलता है। पेटेंट का ड्यूरेशन एक रहता है, पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए पेटेंट दिया जाता है 15-20 सालों के लिए। अगर वो पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तो वो कंपनी फिर से पेटेंट लेने के लिए उसके लिए ट्राई करती है, पर लेकिन उसका पेटेंट अगर उसको नहीं मिल पाता है तो फिर यहाँ पर उसको जो है दिक्कतें झेलनी पड़ती है, यानी कि फिर वो दवाई जो है मार्केट में एज ए जेनेरिक दवाई के तौर पर देखने को मिलती है। अभी क्या हुआ यहाँ पर, जो पर्टिकुलर कंपनी है वो फाइट कर रही थी कि क्रूशियल जो भी ये दवाई है जिसका नाम है यहाँ पर बेडाक्विलिन,
ये पर्टिकुलर दवाई जो है ये इंडियन पेटेंट ऑफिस में यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया। यूएसए की फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन, क्योंकि इसका पेटेंट जो है ये इसकी मोनोपोली जो है वो खत्म होने वाली थी कब, जुलाई 2023 में। तो ये इसको ये बोल रहे हैं कि इससे बियॉन्ड हम लोगों को पेटेंट चाहिए ताकि हम लोग सेम पैटर्न में इस दवाई को मार्केट में बेच सकें। मतलब जब कोई खर्चा करके यहाँ पर कोई ऐसी दवाई मार्केट में लाई जाती है तो उस मार्केट में दवाई को फिर ये मार्केट में चाहते हैं कि हमारे पास में उसका हमेशा पेटेंट बना रहे और हम ही उससे दुनिया भर का पैसा जो है कमाते रहें। इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि इस दवाई का प्राइस जो है ये कंपनी डिसाइड करेगी, क्योंकि उस कंपनी ने इसके ऊपर खर्चा किया है। वो कंपनी यहाँ पर देखेगी ये दवाई मार्केट में कितनी महंगी बेची जानी चाहिए। पर लेकिन जैसे ही पेटेंट खत्म हो जाता है तो वो एक जेनरिक दवाई के तौर पर मार्केट में निकल कर आने लगती है। बहुत सारी दवाइयाँ उसको यहाँ पर बना सकती हैं कंपनियाँ, क्योंकि अब यहाँ पर इसका मालिकाना हक ये है ये खो चुके हैं। ये चाह रहे थे कि ये पेटेंट जो है वो आगे भी एक्सटेंड हो सके, पर लेकिन यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि रिजेक्ट कर दिया गया इनका क्लेम ये बोलकर कि तुम मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। मोनोपोली का मतलब समझते हो? मोनोपोली का मतलब यह कि यही दवाई मार्केट में रहेगी और मार्केट में कोई दवाई नहीं आएगी। पर लेकिन जैसे इसका पेटेंट खत्म होता है यहाँ पर, अब मार्केट में और भी कई सारी दवाइयाँ आएंगी, जेनरिक दवाइयाँ आप लोगों को मार्केट में देखने को मिलेगी, जिसके बेस पर लोगों को सस्ती दवाइयाँ यहाँ पर सामने निकल कर आती हुई नजर आएगी। तो इसके चलते यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। अगर बात करूँ ट्यूबरक्लोसिस दवाई के बारे में, बहुत ही लार्ज स्केल पर बेचे जाने वाली दवाइयाँ हैं ये, क्योंकि आज की डेट में लोगों को बीमारी तो है, बीमारी भी कई सारी गुना बीमारी देखने को मिलेगी, यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस यहाँ पर बोला जा रहा है। मतलब क्या इसको बोलते हैं MDR-TB, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस। इसका मतलब हो गया MDR-TB, मतलब कई सारी दवाइयाँ जो हैं उसको रजिस्ट करने वाली टीबी बन चुकी है। नॉर्मल टीबी अब ये नहीं रही है। तो सीरियस पब्लिक हेल्थ थ्रेट बन जाती है ये लोगों के लिए, एक ऐसी नुकसानदेह वाली बीमारी बन जाती है लोगों के लिए कि जिसका उपचार, जिसका इलाज होना सही है, अगर नहीं हुआ तो ये इंसान को ले तक डूबती है यहाँ पर। तो इसके चलते टीबी का बर्डन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ट्रीटमेंट जो है उसके बारे में बात करें तो लोगों को मिल नहीं पाता है, क्योंकि दवाई जो है वो इनइफेक्टिव हो जाती है। तो यहाँ पर इनके द्वारा ये दवाई यहाँ पर बनाई गई, ठीक है, जिसके चलते मार्केट में यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिली। तो डेवलप की गई थी यहाँ पर जेनसेन के द्वारा, जेनसेन फार्मास्यूटिकल, जो कि कंपनी है किसकी सब्सिडरी, यह है जॉनसन एंड जॉनसन की सब्सिडरी। सब्सिडरी क्या होता है? इसकी एक ब्रांच आप लोग बोल सकते हैं कि जिसमें ये काम करते हैं। तो ये यहाँ पर मार्केट में निकल कर आई। तो इसके चलते यहाँ पर इसके बारे में बातें की गई कि हाँ यार ये दवाई है, तो ये एक तरीके की आप लोग बोल सकते हैं एक एंटीबायोटिक है, जो कि यहाँ पर जो एटीपी सिंथेसिस होता है, एक तरीके से की एंजाइम होता है, जो कि यहाँ पर जो एक की एंजाइम है इन्वॉल्व होता है एनर्जी प्रोडक्शन में ऑफ टीबी बैक्टीरिया, यानी कि इसको ये कंट्रोल करने का काम करती है, यानी कि टीबी की बीमारी को कंट्रोल करने का काम करती है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये जो दवाई है ये बहुत ही ज़्यादा मार्केट में जो है एक तरीके से एक रामबाण का काम कर रही थी, और ये चाह रहे थे कि जितना पैसा इससे कमा रहे हैं सेम पैटर्न पे पैसा कमाते रहे, क्योंकि इंडिया के अंदर मरीजों की तो कोई कमी है नहीं है, पर दवाइयों की जरूर कमी है। तो ये इसीलिए चाह रहे थे कि इसका पेटेंट जो है वो एक्सटेंड हो जाए, ताकि इस दवाई को ये फ्यूचर में भी उसी पैटर्न में इस्तेमाल करते रहें। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जब हम लोग बात करते हैं इस दवाई के बारे में, तो ऐसा नहीं कि ये अकेली दवाई है, ये किसी और दवाई के साथ में मिलाकर भी यहाँ पर बेसिकली दी जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर इलाज करती हुई यहाँ पर नजर आती है। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अभी अगर बात करूं मैं इसके बारे में कुछ और, यहाँ पर अगर ये इस तरीके से हमारे देश में अगर ये इंटरवीन ना की जाती तो बहुत सारी दिक्कत देखने को मिलती है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चर की जाती है जॉनसन एंड जॉनसन के द्वारा। क्रूशल एंटी ड्रग टीबी है। अराउंड ये देखिए आप लोग, अराउंड यहाँ पर बात की जा रही है, यहाँ पर अराउंड कितने की है, $400 फॉर 6 मंथ ट्रीटमेंट, ये यहाँ पर इनको मिलता है। यानी कि एक इंसान को मिनिमम अगर 6 महीने का ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया जाता है तो उसको $400 यहाँ पर पे करने पड़ते हैं। $400 का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जैसे $1 की वैल्यू अगर 80 रुपये आप लोग लगा लेते हैं, ठीक है, तो $400 की वैल्यू आप लोग लगा लो, कितना हो गया सीधा सीधा 8 चौक 32, यानी कि 32,000 रुपये एक इंसान को पे करने पड़ते हैं 6 महीने की दवाई के लिए। तो इससे आप लोग इनका प्रॉफिट लगा सकते हैं कि कितना प्रॉफिट यहाँ पर इनका आप लोगों को देखने को मिलता है। अभी अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि ये पैसा कैसे कमा रहे हैं, जैसे आफ्टर जुलाई जेनरिक जो प्रोड्यूसर हैं, जैसे ल्यूपिन हो गया, ठीक है, इसी के साथ में ये मैक्लिडो हो गया, ये मैन्युफैक्चर करेंगे ड्रग्स। 55,000 पेशेंट जो हैं उनमें दूसरी दवाइयाँ जो हैं वो स्टॉप कर चुकी हैं, और वो बेनिफिट हो रहे हैं यहाँ पर बेडाक्विलिन से। यानी कि मैंने बोला एक इंसान को 32,000 रुपये पे करने पड़ रहे हैं 6 महीने के, 55,000 से मल्टीप्लाई कर लो आप इस लोग इसको, ठीक है। अब उसके बाद में आप लोग देखना कि कितना ये पैसा इंडिया से कमा रहे हैं,
और यहाँ पर 2000 बात करूँ 2020 के टाइम पर यहाँ पर 10,000 का पेशेंट के करीब ये रिसीव की गई, उस टाइम पर भी जब कोविड-19 की चीज़ें यहाँ पर चल रही थी। तो यानी कि ये कंपनी का जो ये प्रॉफिट बन रहा है इतना सारा, यहाँ पर ये प्रॉफिट बनना इसका बंद हो जाएगा जैसे यहाँ पर इसके हाथों से पेटेंट जाता है। ये इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है यहाँ पर, ठीक है। पेटेंट को एवरग्रीन कराने की कोशिश की जाती है ऐसी कंपनीज के द्वारा, ताकि उनका माल जो है वो मार्केट में उसी पैटर्न में चलता रहे। इसको पेटेंट्स एवरग्रीनिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है, यहाँ पर इसमें इंडिया और यूएसए के अंदर इस चीज को लेकर लड़ाई रहती है। आर्टिकल 3D इंडियन पेटेंट एक्ट का ये पहले भी न्यूज में था, आप लोगों को याद होगा, पहले भी इसके बारे में, अभी नहीं, लगभग 2 साल पहले, अगर आप लोग कंटिन्यूसली कनेक्ट हैं तो पहले भी ये न्यूज में आया था सेम पेटेंट। यहां पर ये डील करता है कि डज नॉट क्वालिफाई एक एन इंटरवेंट अंडर द एक्ट। यहां पर 3D पर्टिकुलर एक्सक्लूड करता है, जो कि यहां पर कोई न्यू फॉर्म ऑफ नॉन सब्सटेंस अगर उसके अंदर में नहीं होता है, यानी कि कोई भी दवाई अगर आप लोग लेकर आ रहे हो उसके अंदर में अगर सेम दवाई आप लोग लेकर आ रहे हो और उसी को बोल रहे हो पेटेंट एक्सटेंड कर दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब ये दवाई लेकर आए कि हमारी ये दवाई है, इसमें थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया, पर लेकिन वो ऐसा चेंज नहीं है कि जो ढंग का चेंज है, ठीक है। मतलब ऐसे है कि फालतू में बोल दे कि हम लोगों ने ये चेंज किया है, और इसको एवरग्रीनिंग बोलते हैं कि पेटेंट को एवरग्रीन कर दो। तो ये सेक्शन 3D जो है ये पेटेंट एवरग्रीनिंग को रोकता है जब तक कि चीजें सिस्टमेटिक वे में ना आए, और फिर जेनरिक कॉम्पिटिशन जो है यहाँ पर मार्केट में निकल कर आता है, ठीक है, जिससे कि जेन्युइन और नोवल भी है लोगों के लिए। आप लोग खुद सोचो, कोविड-19 की दवाई अगर लोगों तक न पहुंची टाइम पर और दुनिया भर के लोगों की जान चली जाती, तो उस दवाई का मतलब क्या रह गया, आप लोग ये बता दो भाई 1 मिनट के लिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बनाने वाले को उसका खर्चा भी नहीं निकलना चाहिए। अगर बनाने वाले को खर्चा ही नहीं निकलेगा उसका, तो फिर बनाने वाले दवाई बनाना छोड़ देंगे, और सोचो दवाई बनाना छोड़ दी तो फिर क्या होगा। तो ये चीजें एटलीस्ट हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि बेसिक कम से कम खर्चा तो देना ही देना पड़ेगा, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खर्चा इतना ले लिया जाए कि उनकी कहानी जो है खत्म हो जाए। और ये सेम पैटर्न आप लोगों को मैं समझा दूं, जब मैंने डिस्कस किया था यहाँ पर, ये काफी लंबा केस चला था यहाँ पर, नोवार्टिस वाला केस, यहाँ पर यूनियन ऑफ इंडिया का केस यहाँ पर देखने को मिला था, जो बाद में भी यहाँ पर डिस्कस किया गया 3-4 साल बाद तक भी। उसके साथ में भी कुछ सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही किया था, ताकि पेटेंट की मोनोपोली जो है वो यहाँ पर रोकी जा सके और यहाँ पर इस चीज को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, तो इसके चलते यहाँ पर ये चीजें देखने को मिली थी। और सेम कंडीशन अभी यहाँ पर इस पर्टिकुलर मेडिसिन के साथ में आप लोगों को देखने को मिल रही है। यानी कि हमारा कोर्ट भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चीज को फेवर करता है कि लोगों को राइट टू हेल्थ है, कम से कम उनको दवाइयां मिलनी चाहिए। और आर्टिकल कौन सा है इसके लिए, आप लोग याद रखिएगा, आर्टिकल 21 अनुच्छेद, जो आर्टिकल के अंदर यहाँ पर इसी चीज को अप्रिशिएट करता है कि एटलीस्ट लोगों को दवाई मिलनी चाहिए, वो अपना इलाज करा सके। अगर अफोर्डेबल नहीं रहेगी तो फिर दिक्कत यहाँ पर देखने को मिलेगी। सोचो ये दवाइयां जो है 6 महीने की 36,000 की पड़ जा रही है, अगर आप लोग देखो, यानी कि 1 महीने की 6,000 की पड़ जा रही है। 1 महीने का 6,000 भी कोई आसान नहीं है भाई साहब। 1 महीने का 6,000 भी अफोर्ड करना, वो भी दवाई के लिए, इंसान को करना पड़ता है। पर लेकिन अगर सोचो आप लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर रियात इस तरीके से रहे ताकि चीजें जो हैं वो थोड़ी सी नॉर्मल चलती रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है 1 महीने का 6,000 बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पर ये हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये 6,000 1 महीने का ना होकर सोचो यहाँ पर 6,000 ही है 1 साल का हो जाएगा, तो यहाँ पर चलेगा। और बीमारी ऐसी होती है यार, पता नहीं कब तक चलती रहेगी। तो ये चीजें भी यहाँ पर अंडरस्टैंड करना काफी ज्यादा जरूरी है, वरना फिर दिक्कतें यहाँ पर निकल कर आने लगती हैं। पर यहाँ पर भी एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पर पेटेंट के बारे में तो हम लोग बात कर लेते हैं, चलो भैया पेटेंट ये खारिज हो गया, पर फिर भी उसकी कोई जेनरिक दवाई मार्केट में ना आए और लोगों को अफोर्डेबल दवाई न मिले, तो फिर दिक्कतें देखने को यहाँ पर मिलने लगती हैं। अभी जो एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये भी एक एक्स्ट्रा अलग से टॉपिक बन जाते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, यानी कि बहुत सारी दवाइयों को रेजिस्ट करने लगी है, ऐसी बीमारी यहाँ पर हो चुकी है। ये अब इसका इलाज कराना आसान नहीं है। सबसे पहले तो ये कैसी बीमारी है, टीबी के अंदर बेटा बैठा हुआ है, यानी कि बैक्टीरिया, ठीक है। तो यानी कि टीबर यानी कि ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो है वो डज नॉट रेस्पॉन्ड टू एटलीस्ट, जो भी यहाँ पर आज के डेट में जो दवाइयाँ हैं उसके 2 मोस्ट पावरफुल एंटी ड्रग टीबी हैं, उनको रेस्पॉन्ड अगर नहीं करती हैं, जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो इसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस की कैटेगरी में हम लोग रख देते हैं। मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को, यानी कि इन्होंने यहाँ पर एक क्राइटेरिया बना रखा है कि आयोडाइज, अगर यहाँ पर ये और इसी के साथ में अगर आप लोग बात करेंगे, ये है बेसिकली रेफिमिपिंसिन, ठीक है। तो इसकी 2 दवाइयां हैं जो कि पावरफुल हैं, अगर इनको ये नहीं कर रही है तो फिर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हो चुकी है। और उस टाइम पर यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर दवाई है जिसका नाम है यहाँ पर बेडाक्विलाइन, तो ये फिर मार्केट में आती है इस चीज को टैकल करने के लिए।
तो एक तरीके से समझ सकते हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट दवाई हो जाती है। क्रूशियल ट्रीटमेंट के लिए दवाई है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के लिए। और मैंने बता दिया 6 महीने का खर्चा क्या है, तो यहाँ पर कई बार लोगों को अफोर्डेबल नहीं हो पाती है इतने पेशेंट, वो सारी बातें जो मैंने अभी बताई हैं। तो अगर ढंग से लोगों तक अब ये दवाई पहुंच पाएगी तो इसका मतलब रहेगा कि हाँ, लोगों तक ये दवाई पहुंच पा रही है और इस दवाई का मार्केट में जो है अस्तित्व भी बना रहेगा। कहीं ना कहीं लोगों के लिए दवाई बनाई गई तो लोगों तक पहुंचेगी। तो याद रखिएगा, जो कोज है जिसकी वजह से ये बीमारी फैलती है उसको बोलते हैं बैक्टीरियम, जिसका नाम है यहाँ पर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है इसकी वजह से यहाँ पर ये देखने को मिलती है। और माइक्रोबैक्टीरियसिस जो फैमिली है उससे ये बीमारी निकल कर आती है। हालांकि इतना कोई आप लोगों से एक तरीके से वो नहीं पूछेगा, तो फिर भी हल्का सा आइडिया रखिएगा। एटलीस्ट बैक्टीरिया का नाम आप लोगों को यहाँ पर जरूर याद रखना है, ठीक है। लंग्स पर इंपैक्ट करने वाली ये बीमारी है काफी लार्ज स्केल पर, जो कि आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट है, क्यूरेबल है, 6 महीने के अंदर में नॉर्मली इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। पर लेकिन जब यहाँ पर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस और एक्सटेंसिवली मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बीमारी हो जाती है तो दिक्कत करती है। तो ये आज से नहीं है, पुराने समय से है भाई साहब। इजिप्ट में जाओगे तो लगभग 3000 BC पुरानी बीमारी देखने को मिलेगी। आज की डेट में जो कोविड-19 हमारे बीच में आई है ना, अब सोचो कि 2000 साल बाद कोई बैठकर मेरे जैसा इंसान पढ़ा रहा होगा कि कोविड-19 की दवाई बीमारी 2020 में उस टाइम पर आई थी, बहुत सारे लोगों की जान लेकर चली गई थी। समझ रहे हो आप लोग, यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे अच्छा कोविड-19 भी बीमारी ऐसी थी। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि ट्यूबरक्लोसिस ये बीमारी आई थी और इसको खत्म करने की भी बात कर रहे हैं 2025 में, जबकि WHO बोला है 2030 में। तो हम लोगों ने टारगेट तो सेट कर लिए हैं, पर लेकिन कई बार लगता नहीं है कि जो टारगेट हम लोगों ने सेट किए हैं उन टारगेट को हम लोग मीट कर पाएंगे। हालांकि हम लोगों ने कई सारे माहौल यहाँ पर बनाए हैं इसको लेकर। जैसे अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, इंपॉर्टेंट है ये इनिशिएटिव है ट्यूबरक्लोसिस को कंट्रोल करने के लिए। तो सक्षम प्रोजेक्ट लगाया गया यहाँ पर, टीबी हारेगा देश जीतेगा जैसे कैंपेन चला रखी है। इसी के साथ में यहाँ पर निश्चय इकोसिस्टम बनाने की बात की जा रही है और ये पोषण योजना बनाई जा रही है निश्चय के नाम से ही, ताकि इस चीज को कंट्रोल किया जा सके। तो इनिशिएटिव जो है यहाँ पर टीबी को कंट्रोल करने का, उसके बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पर बातें कर रहा हूं। तो इसको लेकर कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे के बारे में। तो यहाँ पर ये ऑब्जर्व किया जाता है 24 मार्च को। और इसी के साथ में इसकी जो थीम है ये आप लोग याद रखिएगा, इन्वेस्ट यहाँ पर बात की जा रही है। बेसिकली यहाँ पर इन्वेस्ट टू एंड द ट्यूबरक्लोसिस, ये इसकी थीम है जो याद रख सकते हैं। अभी यहाँ पर आप लोगों को ये 2022 की थीम यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। 2023 की मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाई थी यहाँ पर थीम, वो थीम आप लोगों को लिखनी है यहाँ पर। जानबूझकर यहाँ पर चेंज नहीं की गई कि एटलीस्ट 2 साल की थीम याद रखो, क्योंकि ये बीमारी ऐसी बहुत ज्यादा न्यूज में थी। इस टाइम पर कई सारे प्रोग्राम भी लॉन्च किए गए थे। याद आ रहा है कुछ, यस वी कैन ऐसा कुछ था, हैशटैग कुछ था पढ़ाई थी मैंने। तो बताइए, देखता हूँ कौन कौन यहाँ पर बता पाता है। पता होना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत ही तसल्ली में आप लोगों को यहाँ पर वो पढ़ाई थी, ठीक है। इसी के साथ में एक स्कीम भी आप लोगों की बता देता हूं यहाँ पर, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा टारगेट किया गया है कि 2025 तक हम लोग यहाँ पर इसको खत्म कर देंगे। और इसके चलते ऑब्जेक्टिव जो रखा गया है कि पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके चलते यहाँ पर कहीं ना कहीं कम्युनिटी को इन्वॉल्व करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है, मान लीजिए मेरे पास में पैसे हैं, ठीक है, और मैं बोलूं यहाँ पर कि यार एक मरीज का इलाज जो है मैं करवा दूंगा यहाँ पर। तो इस तरीके से भी यहाँ पर बात की जा रही है। कंपनी है कोई, उसके CSR इनके कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का पैसा लेकर यहाँ पर इलाज कराया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे तरीके खोजे जा रहे हैं। जैसे मैंने बोला निश्चय मित्रा इनिशिएटिव, तो यहाँ पर एडिशनल डायग्नोसिस और न्यूट्रिशनल और वोकेशनल सपोर्ट की बात की जा रही है। डिजिटल पोर्टल रह रहा है यहाँ पर कि कम्युनिटी को सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके। तो गवर्नमेंट ने शाम दाम दंड भेद लगा दिए हैं इस चीज को सुधारने के लिए। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसीलिए 2025 का जो टारगेट रखा गया वो इतना आसान थोड़ी ना होगा अगर हम लोग ढंग से चीजों को लेकर नहीं चलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट एक काफी न्यूज हो जाती है यहाँ पर। वैसे अगर ढंग से देखिए तो यहां तक हमारा आर्टिकल खत्म हो चुका है, पर लेकिन अभी यहां पर मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा चीजें बताता हूं जो कि यहां पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इस दवाई को पेटेंट मिलना था और वो नहीं मिल पाया। तो उसके चलते यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा आर्टिकल 27 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। ये बात करता है कि मोरल और मटेरियल अगर यहां पर किसी को फायदा पहुंचना है यहां पर, तो उसको आप लोग यहां पर देखोगे कैसे यूटिलाइज करना है। कहीं ना कहीं बोला जा सकता है कि राइट टू बेनिफिट फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ मोरल एंड जो यहां पर मेटीरियल इंटरेस्ट होता है, रिजल्ट अगर बात करेंगे तो साइंटिफिक, लिटरेरी और एक तरीके से आर्टिस्टिक जो प्रोडक्शन के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो यहां से वो बातें निकल कर आती है। पेरिस कन्वेंशन प्रोटेक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, और इसी के साथ में बर्न कन्वेंशन जो है प्रोटेक्शन ऑफ द जो लिटरेसी और आर्टिस्टिक वर्क को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के बारे में बात करता है, और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। यानी कि कुछ भी जो लिखा है, कुछ भी जो चीजें हैं, वो अधिकार इंसान का है यहाँ पर कि वो उसको कैसे यूज करना चाहता है। मतलब
जैसा मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं कि ये जो लेक्चर है पर्टिकुलर द हिंदू का, ये लेक्चर जो है ये पर्टिकुलर जो बनाया जाता है, ये किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जा रहा है? मेरे द्वारा रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये करंट अफेयर का लेक्चर जो है ये मैं एक तरीके से यहां पर रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से यूज कर रहा हूं कि मुझे बच्चों को ये फ्री में प्रोवाइड कराना है, ठीक है। पर लेकिन ये अगर चाहूं तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, इसको पेड में डाल सकता हूं कि मैंने कहा कल से ये लेक्चर जो है वो पेड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये मेरा अधिकार है। और कौन देता है ये अधिकार? ये यहां से अधिकार आप लोगों के निकल कर आते हैं। पर लेकिन ये अगर देखोगे तो मेरे हाथ में ये अधिकार है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं। तो ये क्या हो गया? ये एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सामने वाले की प्रॉपर्टी है तो वो अपने हिसाब से यूटिलाइज करे, उसको जैसे भी यूज करना है। तो जैसे कि आपने मान लीजिए आज की डेट में कोई ऐसा आपने कोई ऐसा कैमरा बना दिया, आपकी किसी की फोटो खींचे, अगर वो क्या इंसान की फोटो जो है वो एक तरीके से उसके कपड़े हटा देगा, जैसे नहीं कई बार मूवीज में आप लोगों ने देखा होगा, तो एक तरीके से उसकी पूरी नेचुरल फोटो खींचेगा वहां पर वो, तो ये आप लोगों की प्रॉपर्टी होगी, आप लोगों का पेटेंट हो गया, आप लोग उससे पैसा कमा सकते हैं जितना चाहे। तो ये क्या हो गया? ये एक तरीके से कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके आप लोगों ने कैमरा बनाया। अगर आप लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करोगे तो ऐसा कोई कैमरा नहीं बनेगा, और अगर कैमरा ही नहीं बनेगा तो फिर क्या प्रॉपर्टी रह जाएगी? तो इसीलिए यहां पर बोला गया कि लोग मेहनत करें ताकि उस मेहनत का उनको फायदा मिल सके। सोचो अगर लोग मेहनत करेंगे, दवाई नहीं बनाएंगे, तो फिर दवाई मार्केट में कैसे आएगी? एक किसान ने खेतों में अपनी जो बेसिकली खेती की और उसने अपने गेहूं उगाए, अब गेहूं उगाने के बाद में उस इंसान को, किसान को फायदा ही नहीं हो रहा है, वो भाई साहब भूखा मर रहा है और सुसाइड कर रहा है, तो उस चीज का कोई मतलब वहां पर रह नहीं गया है। किसान को प्रॉफिट होना चाहिए कम से कम एटलीस्ट, तभी तो वो आगे खेती करना स्टार्ट करेगा। इसीलिए किसान के बच्चे किसान नहीं बनते हैं आज के डेट में, अगर आप लोग देखोगे तो ये जरूरी है यहां पर। तो ये जो लेक्चर है ये मैं फ्री प्रोवाइड करा रहा हूं, तो इसका मतलब ये हो कि मैं अपनी जो एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, अपनी तरफ से मैंने इसको फ्री कर रखा है कि हाँ ये बच्चों के लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ये बात कई सारे बच्चे बोलते भी हैं, सर आपने तो बोला था कि फ्री प्रोवाइड कराओगे। मैंने आप लोगों को हमेशा एक चीज बोली है कि मैं अपनी चीजें आप लोगों को फ्री प्रोवाइड करा सकता हूं, पर लेकिन अगर मुझे सैलरी देनी पड़ रही है, मुझे बहुत सारे टीचर्स को बेसिकली मैं ऐप को मेंटेन करने के लिए पैसा देना पड़ रहा है, तो यार मैं अंबानी थोड़ी ना हूं, मुझे ये बताओ मैं कहां से पैसा लेके आऊं इतना है। और फिर भी इतना मिनिमम कॉस्ट पर प्राइस रखा है, उसके अंदर जाकर तो देखो अभी यहाँ पर एपीएससी का पेपर देकर कई सारे बच्चे, उन्होंने ये बोला कि वैसे तो कोर्स एपीएससी का है पर उनको फायदा देखने को वहां पर मिल रहा है। तो इससे क्या आप लोग समझ सकते हैं? इससे आप लोग ये समझ सकते हैं कि वहां पर जो मान लीजिए किसी ने मैथ पढ़ा दिया, किसी ने वहां पर साइंस पढ़ा दी, किसी ने वहां पर जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सब्जेक्ट सारे के सारे अगर ध्यान से आप लोग देखोगे तो वो टीचर उसको तसल्ली में पढ़ा रहे हैं अच्छे से, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोगों को उससे फायदा हो सके अच्छे से, चाहे किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी करो, क्योंकि मैंने बोल दिया कि एग्जाम ओरिएंटेड मत रखिए इनको, लेक्चर को ऐसे डिलीवर करिए ताकि कोई भी कभी भी पढ़कर उनका फायदा उठा सके। तो ये बेसिक पर्पज कहा था उसका, बेसिक पर्पज मैंने था कि कम से कम अगर कोई खरीद भी ले इस कोर्स को, और मान लीजिए उसने इस एग्जाम की तैयारी नहीं करी पर फिर भी उसको ये लगेगा कि यार हाँ कुछ बहुत कुछ सीखने को मिल गया, दूसरे एग्जाम कम से कम निकल जाएंगे, ये इस तरीके से चीजें प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है। नॉर्मली ये चीजें नहीं होती हैं, पर लेकिन मुझे लगा कि यार चलो, और प्राइस देखो उसको आप लोग, कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हाँ एक तरीके से दोनों ही तरीके के बच्चे आ रहे हैं, कई बोल रहे हैं सर नहीं हो पाएगा, कई बोल रहे हैं हो पाएगी, इसलिए मैंने फिर उसमें इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन स्टार्ट किया, जबकि उसकी वजह से दिक्कतें बहुत सारी देखने को मिल रही हैं, पर फिर भी मैंने कहा चलो देखते हैं, ट्राई कर कुछ नई चीजें हैं। तो आप लोग चीजों को अप्रिशिएट किया करो, उसके पीछे मेहनत कितनी लगती है। 4-4 लेक्चर डेली, समझ रहे हो आप लोग यहाँ पर किस तरीके से मैनेज किए जा रहे हैं सारे टीचर्स को, तो बहुत सारे इशू होते हैं यार। अभी डाउट क्लासेस भी आप लोगों की लगनी स्टार्ट होगी बीच बीच में, टेंशन मत लेना, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं जो डाउट की बात चल रही है, ठीक है। तो चीजों को अप्रिशिएट करो थोड़ा सा, ओके। आगे बात करें यहां पर एक और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को देखने को मिलेगी, जब कोई चीज आप लोग पढ़ते हैं ना उसको तसल्ली में पढ़ो, उसको कभी भी किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए मत पढ़ो कि हाँ बस ये एग्जाम देना है कहानी खत्म। टॉपिक को ऐसे पढ़ लो ना यार, अब किसी भी एग्जाम को दे लो, उस एग्जाम में उससे टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, बस खत्म हो गया। फंडामेंटल राइट आप लोगों ने पढ़ लिया, उसको ऐसे पढ़ो ना, इस फंडामेंटल राइट में सब कहीं भी कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, अब मेरा क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये टेंडेंसी रखो, टॉपिक पे फोकस करो। एग्जाम कोई भी आता जाता रहेगा, क्योंकि एग्जाम आज एक आ रहा है, कल को दूसरा आएगा, परसों को तीसरा आएगा, तो ये आप लोगों को ये बात डिसाइड करनी है। ये सारे जो पेटेंट वाला जो काम होता है, कार्यक्रम जो होता है, ये कौन करता है? ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन करती है, जिसको WIPO आप लोग बोलते हो। WIPO क्या कहती है? अगर तुमने मेहनत की है और वो तुम्हारी प्रॉपर्टी है और कोई इसको चोरी करे, तो इसको आप लोगों को देखना पड़ेगा। चोरी करने का मतलब क्या होता है? कल को कोई दवाई बनाई किसी ने, उसका कंटेंट चोरी करके कोई और दवाई बना के बेसिकली उसको मार्केट में बेच रहा है और पैसे कमा रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। तो ये क्या होता है? ये होती है सामने वाले की मेहनत को चोरी करना। जैसे नहीं मैंने बोला था कि कुछ टीचर ऐसे थे, और यहां पर ये चीजें इसलिए भी स्टार्ट की गई, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ये खुद मेरे लेक्चर यहां से यूट्यूब से उठा उठाकर लोग क्या कर रहे हैं, इनको अपने कंटेंट में, इसको पेड लेक्चर में बेच रहे हैं। एक इंसान था जो 10,000 रुपए का कोर्स बेच रहा था, और उसने पॉलिटी के मेरे लेक्चर अपने उसमें डाल रखे थे उस कोर्स के अंदर में कि पॉलिटी ये टीचर पढ़ाएंगे। बच्चा कह रहा है मुझे सर आप पेड कोर्स स्टार्ट कर दिया, आपने बताया भी नहीं,
मैंने कहा यार ये कब हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, मेरा पेड कोर्स भी आ गया मार्केट में। 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, अभी 6-7 महीने पहले फिर कुछ ऐसा हुआ था। अब अगर कोई यहां से कोई लेक्चर उठाएगा, अब बेसिकली मेरे पास में ऑथोरिटी है कि मेरा कोर्स यहां पर इस तरीके से उठा के क्यों बेच रहा है, ठीक है। उस टाइम पर मैं किसी को ढंग से बोल ही नहीं पाता था। अब कोई इसको जितना मैं चाहूंगा अब उतना मार्केट में आराम से उसको प्रोवाइड करा सकता हूं। उसके अलावा कोई उसको अगर पेड करने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर अब लीगल एक्शन लिया जा सकता है, पर लेकिन ये अब तक मैं कर ही नहीं पा रहा था। तो बहुत सारी चीजें सोच समझ कर यार चीजें की गई हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग समझ नहीं सकते बैकग्राउंड में चीजें क्या चल रही थी। मैं इसकी वजह से बहुत ज्यादा टॉर्चर हो रहा था, जब मुझे इस तरीके के मैसेज आ रहे थे कि ये क्या चल रहा है, वो क्या हो रहा है, इसको कैसे किया जाए। तो वो बच्चे ने बकायदा वहां पे 10-12 हज़ार रुपए दिए थे उसको खरीदने के लिए। जब उसको पता चला, किसी ने उसको बोला कि वीर सर वहां पर पॉलिटी पढ़ा रहे हैं उसके अंदर में, समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ पर उसने पूरा कोर्स खरीद लिया उसको वो, और कह रहा है कि सर आपके लेक्चर के अलावा बस उसी के लेक्चर थे वहां पे। और मेरे नहीं, एक टीचर के और थे शायद, किसी और एक टीचर के और उठा रखे थे उसने, शायद ज्योग्राफी के थे जस्ट क्या से। ऐसी बदतमीजी कर रहे हैं मार्केट में लोग। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कहती है ऐसी बदतमीजी अगर कोई करेगा तो उसके गला पकड़कर उसको ठीक किया जाएगा, कि सामने वाले का मेहनत है, तुम कैसे उसको बेच सकते हो यार। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। और इवन बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने ऑलरेडी लेक्चर डाल रखे हैं, वो फ्री में डाल रखे हैं। मैंने उनको कभी किसी को कुछ नहीं बोला, वरना चाहूँ तो इतने सारे यूट्यूब चैनल हैं, मैं जरा सी देर में उनको डिलीट करा सकता हूँ। पर लेकिन मैंने कहा चलो यार पैसा थोड़ी ना कमा रहे हैं, जो यूट्यूब से पैसा आता होगा वो सही बात है, पर लेकिन वैसे तो बच्चों को तो फ्री दे रहे हैं ना, बच्चे को तो पेड नहीं जा रहा है वो। तो ये सारी चीजें आप लोग समझ सकते हो। मैंने उनको आज तक कुछ नहीं कहा, और दुनिया भर के चैनल, बहुत सारे बच्चे मुझे लिंक भेजते हैं उन चैनल का कि सर देखो इसने सारे आप लोग के पॉलिटिकल लेक्चर यहाँ पर डाल रखे हैं। तो मैं देखता हूँ, मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कुछ पेड तो नहीं कर रखा है इसमें से, या फिर कुछ उनके साथ छेड़खानी तो नहीं कर रखी लेक्चर के साथ में। मैंने कहा अगर कुछ ऐसा नहीं है तो फिर चलने दो, क्या दिक्कत है, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर वो उसको बनाकर पेड पेन ड्राइव में डालकर उसको बेचने लगे तो फिर तो मुझे दिक्कत है यार। तो वो चीज़ नहीं होनी है बेसिकली। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो पैटर्न में होते हैं वो इस तरीके से होते हैं ताकि उसको कुछ सोल्यूशन निकाला जा सके। तो सोल्यूशन मुझे ये लगा कि मेरे पास में कुछ ऐसे रिसोर्सेज होने चाहिए ताकि मैं इलाज कर सकूं ऐसे लोगों का, अगर कोई ऐसी हरकतें करता है फिर। तो ये चीज़ें थी बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ये इसी चीज़ को रोकती है। यहाँ पर 14 जुलाई 1967 में यहाँ पर बनाई गई ताकि चीज़ों का सोल्यूशन निकाला जा सके। करंटली 26 इंटरनेशनल ट्रीटी ऐसी हैं, देखो। और सबसे बड़ी बात बताऊं, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई इसलिए गई है क्योंकि ऐसी हरकतें लोग करते हैं, रुकते नहीं है भाई साहब। माल किसी और का उठाकर बेच देंगे अपने माल में डालकर। पाकिस्तान की हरकतें करेंगे कि इजिप्ट ने भेजा था भूकंप के पीड़ितों के लिए वो माल, उसी पर अपना ऊपर ठप्पा लगाकर उल्टा भेज दिया। उनको अंदर चेंज करने की जरूरत नहीं फील हुई कि अंदर भी चेंज कर लिया करते हैं, इतनी बुद्धि थी नहीं, पता चल गया कि किसका माल है ये। तो ये चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। और उसने भी यहाँ पर ये हरकत देखी कई जगह, मतलब लेक्चर में जो मैं बोलता हूँ ना, आई एम वीर वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली, वो कट कर दिया, बाकी के लेक्चर चल रहे हैं वहाँ पर, मेरी आवाज़ सुन रही है बस, ये पता ही ना चले कि कौन है, कहाँ से है, कैसे है। मतलब बाकायदा वो नहीं अतरंगबाजी की गई उसके साथ में, लेक्चरों के साथ में। मैंने कहा भाई साहब इतनी मेहनत कर रहे थे, एक बार बता देते, मैं ही एडिट करके दे देता यार तुमको। तो समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो मतलब बदतमीजी की पराकाष्ठा यहाँ से निकल कर आती है फिर। चलिए, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसी के साथ में आज के डेट में इस काम को करने में सबसे माहिर पता है कौन है, वो है चाइना। चाइना क्या करता है, मार्केट से माल उठाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता नहीं है, जो भी प्रोडक्ट आता है मार्केट में खोल खाल के उसका डुप्लीकेट करके मार्केट में उतार देता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है इन चीज़ों को रोकने के लिए, क्योंकि अगर ये हरकतें चलती रही तो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना छोड़ देंगे, वो काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको उसका फायदा नहीं रहेगा, क्यों अपना टाइम लगाएं, कहीं और जाके कुछ काम करेंगे, उनको भी अपनी जिंदगी जीनी है। तो यहाँ पर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे भी बनाया जाता है इस चीज़ की अवेयरनेस फैलाने के लिए 26 अप्रैल को, ताकि इन चीज़ों को रोका जा सके। और 193 मेंबर जुड़े हुए हैं इसमें, आप लोग समझ सकते हैं। तो ये एक्टिविटी इंक्लूड करते हैं इसके अंदर में, कि यहाँ पर एक तरीके से ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली इसके अंदर में, कि कैसे ग्लोबल सर्विस किस तरीके से प्रोवाइड करानी, कैसे ये करना है, कैसे रिजोल्व करना है, कल को कोई अगर लड़ाई हो जाती है कैसे एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड बना के चलना है। ये सारे इसके अंदर में पॉइंट हैं ताकि इस चीज़ को आगे बढ़ने से रोका जा सके, ये बदतमीजी यहीं पर ही रुक सके। ठीक है, इंडिया भी इसका मेंबर है, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो अब बात करें हमारे इससे रिलेटेड, जैसे ट्रेड रिलेटेड जो भी यहाँ पर एस्पेक्ट्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो हम भी इसका पार्ट है, इंडिया मेंबर है यहाँ पर इसका, हम भी एक तरीके से इसके दायरे में आते हैं अगर कोई ऐसी चीज़ें होती है। और बहुत सारी ट्रीटी जैसे मैंने बताया यहाँ पर इस चीज़ को लेकर, जैसे बुदापेस्ट ट्रीटी हो गई, ठीक है, पेरिस कन्वेंशन हो गया, कन्वेंशन इस्टेब्लिशमेंट वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया, बर्न कन्वेंशन, तो बहुत सारे ऐसे कन्वेंशन, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, ये इन चीज़ों को रोकने के लिए बनाई गई है ताकि इंसान जो है उस चीज़ को ढंग से लेकर चल सके। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें थी। तो इस आर्टिकल के अंदर में मैंने 2 आर्टिकल आप लोगों के कवर कर दिए, एक तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया, दूसरा ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बता दिया, और वैसे तीसरा देखा जाए तो पर्टिकुलर जो दवाई थी उसके बारे में भी हम लोगों ने बातें कर ली। तो ये कई तरीके से आप लोगों का हो गया जो आर्टिकल है। तो मल्टी डायमेंशनल आर्टिकल था, मतलब 2-3 आर्टिकल इसके अंदर कवर हो गया। अब आप लोग के आराम से आप लोग चीज़ों को समझ गए अच्छे से। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया 2019 में यूपीएससी के द्वारा खुद से, यानी कि अकॉर्डिंग टू इंडियन पेटेंट एक्ट बायोलॉजिकल प्रोसीजर जो है क्रिएट करने के लिए सीड
कैन बी पेटेंटेड इन इंडिया, यानी कि जो कोई भी एक पेटेंट जो है बेसिकली बायोलॉजिकल प्रोसीजर के लिए सीड को पेटेंट किया जा सकता है, ये बातें यहां पर बोली जा रही है। ठीक है, बोला जा रहा है कि इंडिया देयर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपलेट बोर्ड, यानी कि कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपलेट बोर्ड नहीं है इसका सोल्यूशन निकालने के लिए। तीसरा बोला गया कि प्लांट वेराइटी आर नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंटेड इन इंडिया। सही आंसर करेक्ट पूछा गया है और यही आंसर यहां पर करेक्ट है, बाकी के इनकरेक्ट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जो कि यूपीएससी ने यहां पर पूछा। ओके, नेक्स्ट यहां पर प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान में कौन कौन से करेक्ट है, अगर इसके बारे में यहां पर बात करें तो यहां पर बात की जा रही है निश्चय मित्रा पहल के बारे में, इनिशिएटिव के बारे में, निश्चय डिजिटल पोर्टल के बारे में और निश्चय पोषण जो यहां पर योजना के बारे में। हिचकी आ गई कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? तो ये मैंने अभी आप लोगों को बताया, यहां पर दो है यहां पर, तो ए स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट हो गई, बाकी के इनकरेक्ट है। 2013 में इवन क्वेश्चन भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, जो पेटेंट के बारे में यहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि एक यूपीएससी के द्वारा 2013 का क्वेश्चन है यहां पर, ब्रिंग आउट द सर्कमस्टेंसेस इन 2005 विच फोर्स द अमेंडमेंट टू द सेक्शन 3D इंडिया पेटेंट एक्ट इन 1970। तो डिस्कस करना है इसकी यूटिलाइजेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी यहां पर बातें बताई, और नोवार्टिस का केस डायरेक्ट पूछा गया था यहां पर, आप लोग देख सकते हैं यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जो केस था। ठीक है, और यहां पर जो ये दवाई करनी थी तो यहां पर पेटेंट फॉर द ये ग्लाइव करके यहां पर इनकी मेडिसिन थी, उसके लिए यहां पर ये बेसिकली बात चली थी। ठीक है, तो ग्लाइवेक करके यहां पर ये मेडिसिन थी जिसके बारे में पूरा ये डिसीजन आया था। तो डायरेक्ट पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछ डाला यूपीएससी ने, आप लोग यहां से अंदाजा लगाइए। तो ये जरूरी है इस तरीके के टॉपिक को तसल्ली में कवर करना। तो तीनों के तीनों जो पॉइंट थे मैंने इसके अंदर कवर कर दिया। इस पर्टिकुलर मेडिसिन के बारे में भी आप लोगों को बता दिया, पूरा ट्यूबरकुलोसिस जो बता दिया, क्या क्या टारगेट है और क्या क्या चीजें चल रही हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, टीबी क्या है, और इसी के साथ में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आप लोगों को बता दिया। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो गई यहाँ पर, और इसी के साथ में जो आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिया। इसको कहते हैं टॉपिक को तसल्ली में तैयार करना और ढंग से सही चीजों को लेकर चलना। ठीक है, फीडबैक जरूर देना, जैसा भी लगा लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर, पीआईबी के द्वारा कवर की गई है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, तो और भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। बात करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए कि सागर मंथन ये किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंडर आने वाला प्रोजेक्ट है, और यहाँ पर इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं उसका नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए, श्री सर्बानंद सोनोवाल जी। इनके द्वारा इनोग्रेट किया गया रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड। रियल टाइम का मतलब क्या होता है, जैसे नॉर्मली आप लोग देखते हैं जब कोई ऑर्डर आप लोग करते हैं अमेजन से या फिर आप लोग जोमेटो से आज की डेट में, या फिर कोई भी ऐसी कैब सर्विस आप लोग लेते हैं, तो रियल टाइम में आप लोग चीज़ों को चेक कर पाते हैं कि कहाँ पर आप लोगों की वो सर्विस आ गई है। तो इसी तरीके से यहाँ पर अभी सागर मंथन एक प्रोग्राम है यहाँ पर जो कि इसी पैटर्न में रियल टाइम चीज़ों को मैनेज कर पाएगा, चीज़ों को रिस्क क्या है उसके आसपास में वो भी आइडेंटिफाई कर पाएगा, तो नहीं कल को कोई दिक्कत हो जाए। तो ये मंथन प्रोग्राम जो है अभी इसीलिए यहाँ पर लॉन्च किया गया है, और कहीं ना कहीं जो डिजिटल इंडिया जो मिशन है उसके तहत यहाँ पर इसको देखा जा रहा है। इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं हम लोग समझेंगे, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर जानेंगे इसके बारे में। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक आप लोग बोल सकते हैं एक इनिशिएटिव है यहाँ पर, जिसके चलते आप लोगों को कुछ बातें जो हैं वो माइंड में क्लियर होनी चाहिए। क्या क्या है एक एक कर हम लोग देखते हैं, और जब भी ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये खासकर जब पीआईबी कवर करे तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है क्वेश्चन की। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनका जो फंडा है यहाँ पर ये सागर मंथन के अंदर में, तो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग डैशबोर्ड रहेगा यहाँ पर कि कैसे कैसे सिचुएशन चल रही है और कहाँ कहाँ पर यहाँ पर चीज़ें पहुँच रही हैं। तो उसके चलते रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी, यानी कि पता रहेगा कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें पहुँच चुकी हैं, तो डिजिटल फॉर्म में चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके चलते इंटीग्रेटेड डेटा रहेगा, यानी कि सारा डेटा एक जगह इकट्ठा रहेगा। जैसे नहीं आप लोग क्या करते हो, जैसे पर्टिकुलर आप लोगों को पता है कि आज हम लोग को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो सारी किताबें जो हैं टेबल पर रख ली उठाकर, और फिर उसके बाद में आज का जो बेसिकली आज के लिए जो पढ़नी है, ऐसे नहीं कि पुरानी भी सारी रख ली, और फिर जो जो आप लोग पढ़ते रहे उसको उठा के साइड में रखते हो। तो इस तरीके से आप लोग परफॉर्मेंस अपनी काउंट करते रहो कि हाँ इतना डेटा हमारे पास में, इतना आज हमको कवर करना है, तो अपने ऊपर नजर रखने वाली बात हो गई बेसिकली। तो ये एक तरीके से आप लोग एक चीज और समझिए यहाँ पर, एक तो हो गया आप लोगों ने क्या किया, एक ऐप डाउनलोड कर लिया कि हाँ आप लोग इस टाइम इतने देर तक बैठे अपने टाइम को काउंट कर रहे हैं। तो ये हो गया कि अपने ऊपर ढंग से नजर रखना, जैसे नहीं टाइमर लगाकर आप लोग पढ़ाई करते हैं, तो ये चीज़ों को चेक करने वाली बात होती है कितने टाइम आप लोगों ने इन रियलिटी में पढ़ा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर काम किया जाता है कि हम लोग देखेंगे कि कितने टाइम में कितना काम हो रहा है, कैसी परफॉर्मेंस यहाँ पर जा रही है, तो सब चीज़ों को चेक करने की बात की जाती है। तो डेटा को विजुअलाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यानी कि डेटा के बारे में जानना, रियल टाइम मॉनिटरिंग करना है यहाँ पर कि हाँ सही समय में निगरानी रखना चीज़ों का,
इंप्रूव करना कम्युनिकेशन, कई बार कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है तो उसके चलते भी यहाँ पर बेहतर संचार बनाए रखने की कोशिश की जाती है। डेटा जो यहाँ पर ड्रिवन जो डिसीजन मेकिंग होगी, यानी कि जब आप लोगों के पास में पता रहेगा कि इस पर्टिकुलर टेस्ट में इतने नंबर आ रहे हैं और इतने आप लोगों को पढ़ना है और इससे परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आप लोग चीजों को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो ये याद रखिएगा। इंक्रीज करना अकाउंटेबिलिटी। अब मान लीजिए मैंने आप लोगों को कोई काम दिया कि उस पर्टिकुलर एरिया में आप लोगों को इतने पेड़ पौधे लगाने हैं। अगर आप लोग उस एरिया में पेड़ पौधे लगा रहे हो तो इसका मतलब आप लोगों के ऊपर कोई निगरानी रखने वाला भी होगा कि हाँ लगा रहे हो। तो आप लोगों ने देखा होगा अक्सर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होता है, पेड़ पौधे लगाने के लिए दिए जाते हैं तो उनको बोलते हैं व्हाट्सएप पर ये इमेज जो है वो सेंड कर देना तुरंत। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले ये सारी चीज़ें पढ़ समझ रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो आज की डेट में अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो जब मानसून का ड्यूरेशन आता है उस टाइम पर उनको टारगेट दिया जाता है कि इतने पेड़ पौधे आप लोगों को लगाने हैं और फिर उनसे वीडियोस और पिक्चर्स मांगी जाती हैं उसको बेसिकली व्हाट्सएप पर सेंड करने के लिए कि अच्छा यहाँ यहाँ हम लोगों ने पेड़ लगाए हैं। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। तो रियल टाइम प्रोजेक्ट ट्रैकिंग होती है, यहाँ पर रिस्क क्या क्या है वो समझा जाता है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर कितना रिसोर्स देना है और कैसे कैसे प्रोग्रेस चल रही है उसकी रिपोर्ट भी तो होनी चाहिए यहाँ पर। तो इसमें सब कुछ सिस्टम डिजिटल फॉर्म में चलेगा। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा हो गए, लाइव स्ट्रीमिंग हो गई फ्रॉम द ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एल्गोरिथम है उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। ये क्या होती है? आर्टिफिशियल बेस इंटेलिजेंस बेस्ड जो एल्गोरिथम। आज की डेट में आप लोग कुछ भी गूगल पर या यूट्यूब पर कुछ सर्च करके देखो, उसी की रिकमेंडेशन आप लोगों को आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मतलब है कि वो आप लोग के नेचर को, आप लोग की हैबिट को पकड़ रहे हैं कि आप लोग क्या क्या चीज़ें सर्च कर रहे हैं, तो वहां से फिर अपना अंदाजा लगाकर वो चीज़ों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम जो यहाँ पर चलता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पर चलता है। तो यहाँ से आप लोग चीज़ों को समझ सकते हैं कि पैटर्न कैसे चलता है यहाँ पर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सिस्टम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। इसको ढंग से आप लोग समझ पा रहे हो जब आप लोग इसको अपने ऊपर इंप्लीमेंट होता हुआ देख पा रहे हो। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करती है डेटा का एनालिसिस करके इस तरीके से जो चीज़ों को इंप्लीमेंट करना। तो यहाँ पर सागर मंथन जो डैशबोर्ड है उसके अंदर भी कुछ ऐसी सारी चीज़ देखने को मिलेगी और हम लोग चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो याद रखिएगा, नाम सागर है तो उससे समझ सकते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री का ये प्रोजेक्ट होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज का ये प्रोजेक्ट है। तो यहाँ से आप लोगों को बिल्कुल चीज़ें क्लियर होंगी अब, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, अच्छे से समझिएगा तो डाउट नहीं होगा। ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि कई बार आप लोगों ने सुनी होगी, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के बारे में। यानी कि हमारी जो आर्मी है उसको स्पेशल पावर दे दी जाती है, पर लेकिन वो स्पेशल पावर जो है कई बार क्रिटिसाइज भी की जाती है कि इतनी पावर देना क्या सही है यहाँ पर, क्योंकि उसकी वजह से कई बार कई सारी दिक्कतें भी देखने को मिलती हैं। अभी रिसेंटली कुछ नॉर्थ ईस्ट एरिया में यहाँ पर आर्मी के द्वारा गलती से कुछ लोगों की बेसिकली गोली मार दी गई थी। उनको ये लगा कि ये जो है गलत इंसान है, पर लेकिन बाद में पता चला कि वो नॉर्मल गाँव के नागरिक थे, ठीक है। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा अभी यहाँ पर सेंटर के द्वारा डिसाइड किया गया रिड्यूस करने के लिए डिस्टर्ब्ड एरिया। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के अंदर में यहाँ पर जो कि 1958 का है, डिस्टर्ब एरिया आसाम, नागालैंड, मणिपुर में देखने को मिलता है। तो उसको रिड्यूस करने की बात अभी यहाँ पर की जा रही है इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत में, ताकि और रियायत वहाँ पर दी जा सके। यानी कि जहाँ पर स्पेशल पावर रहती है तो पावर है फोर्स को यहाँ पर एक तरीके से काफ़ी हद तक यहाँ पर पावर दी जाती है। तो पावर टू यूज फोर्स इवन टू एक्सटेंट ऑफ कोजिंग डेथ, यहाँ पर इसी के साथ में डिस्ट्रॉय आर्म एम्यूनेशन, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल सकती है। इसी के साथ में पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, पावर टू सीज और सर्च विदाउट एनी वारंट, एनी जो भी यहाँ पर परमिशन की अगर बात करें किसी के प्रेमाइस में जाकर काम कर सकते हैं। इसी के साथ में अरेस्ट कर सकते हैं पर्सन को, सीज कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी, और इसी के साथ में ये एक तरीके से फोर्स जो है वो इम्यून है कि उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा जब तक कि होम मिनिस्ट्री से अप्रूवल न मिल जाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड कराती है सैंक्शन के एक तरीके से कि कुछ भी यहाँ पर नहीं होगा, कि इनके फुल ऑथोरिटी यहाँ पर दी जाती है, और तभी यहाँ पर आर्म फोर्स जो है वो इतने शानदार तरीके से काम कर पाती है। वरना दिक्कतें बहुत सारी देखने को मिलेगी अगर पावर ना दी जाए। कोई भी इंसान जो है वो लिमिटेड वे में काम करेगा, क्योंकि उनको पता है कि बाद में फिर उन्हीं को जवाब देना पड़ेगा। तो उसकी वजह से कई बार न्यूज़ में भी रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक न्यूज़ है यहाँ पर जो कल्चर कनेक्टिविटी के बारे में बात कर सकती है पाकिस्तान के साथ में। हमारे देश के द्वारा अभी आप लोगों को पता है करतारपुर कॉरिडोर खोला गया, इंडिया और पाकिस्तान में सिख कम्युनिटी को काफ़ी फायदा पहुंच रहा है। ऐसे ही शारदा पीठ जो है उसको यहाँ पर आगे ओपन करने की बात की जा रही है। शारदा पीठ जो है वो अबेंडन हिंदू टेम्पल है, जो कि यहाँ पर काफ़ी एक तरीके से एंशिएंट जो सेंटर है लर्निंग के लिए भी, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान जब एक थे तब तो सारी चीज़ें एक साथ में हुआ करती थी, पर लेकिन अभी पाकिस्तान के अंदर में चीज़ें हैं। लोकेटेड कहाँ पर है यहाँ पर, ये बेसिकली शारदा इन द वैली ऑफ द माउंट जो है, माउंट यहाँ पर हरिमुख,
अलोंग द नीलम रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगा पाकिस्तान के अंदर टेरिटरी जो है आज़ाद कश्मीर जिसको ये बोलते हैं, हमारी साइड से बोले तो पाक ऑक्युपाइड एरिया है। तो ये लगभग 60 माइल्स है यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल से। तो वहाँ पर अगर हम लोग चीज़ें स्टार्ट कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा कनेक्टिविटी हम लोग बना पाएंगे। सेंटर ऑफ लर्निंग जो है 6 से लेके 12वीं सेंचुरी तक यहाँ पर ये देखने को मिला, तो एक तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। अगर बात करें कलहन, इसी के साथ में आदि संक्रा, इसी के साथ में यहाँ पर ये बात की जा रही है किसके बारे में, वैरस्तना, ठीक है। इनकी चीजें जो है हम लोग लोगों तक पहुंचा पाएंगे और अच्छे से हम लोग यहाँ पर काम कर पाएंगे। तो कल्चर के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये आप लोगों के सामने है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। आप लोगों ने कई बार सुना होगा पार्किंसन डिजीज के बारे में। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान जो भूलने भी लगता है, कई सारी और दिक्कतें देखने को मिलती है, मूवमेंट रिलेटेड भी कई सारी दिक्कतें सामने निकल कर आती है, जिसकी वजह से यहाँ पर चीजें रहती हैं। सबसे बड़ी बीमारी ये इसलिए है जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये बीमारी यहाँ पर बढ़ने लगती है, इसका कोई क्योर नहीं है। यहाँ पर प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो इफेक्ट करता है नर्व सिस्टम को, और पेशेंट जो है वो होल्ड करता है लिमिटेड नो कंट्रोल मूवमेंट, बॉडी जो है वो बैलेंस नहीं कर पाती है, बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते रहते हैं, ठीक है। तो एज के साथ में ज़्यादा दिक्कत क्रिएट होती है। कई सारी स्टडी की गई है कि मैन आर मोर लाइकली टू अफेक्टेड बाय द पार्किंसन डिजीज देन द वुमेन। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट है। अभी इसके ऊपर काम किया गया था कि आने वाले टाइम में हो सकता है चीज़ें इंप्रूव हो और जो सिम्टम्स हैं उसको थोड़ा सा देखा जाए, तो उसी के बारे में न्यूज़ में है। इसरो चंद्रयान 3 के बारे में बात की जा रही है। फर्स्ट सोलर मिशन आदित्य-1 लाइकली टू बी लॉन्च इन मिड 23। तो ये 2 मिशन है आने वाले टाइम में इसरो की लिस्ट में, तो अच्छे से हमारा अचीवमेंट आप लोगों को देखने को मिल सकता है जल्दी। एक स्कीम है जो मैंने हालांकि आप लोगों से डिस्कस की थी थोड़ा सिस्टमेटिक वे में, यहाँ पर अब आप लोगों के सामने है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी, क्योंकि यहाँ पर ये जो है क्रेडिट फैसिलिटी है जो माइक्रो यूनिट रहती है, जैसे शिशु, किशोर और तरुण जो भी बिजनेस है उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जाती है। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। सपोर्ट जो है यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि 10 लाख तक का सपोर्ट मिलता है यहाँ पर 50,000 से लेके। पर्पज यही है कि बिजनेस वगैरह ढंग से स्टार्ट किया जा सके। एलिजिबिलिटी क्या है, एनी सिटीजन जो है यहाँ पर उसको बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है जो बिजनेस करना चाहता है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, ट्रेडिंग के अंदर में। तो यहाँ पर कमर्शियल बैंक, आरआरबी जो स्मॉल जो बैंकिंग फाइनेंस है, ये यहाँ पर उनके द्वारा बैंक का लोन दिया जाता है। तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में था, ठीक है। बात की जा रही है किसके द्वारा पब्लिश किया गया, नेशनल एथिकल गाइडलाइन फॉर ये बायोमेडिकल एंड हेल्थ जो रिसर्च है इन्वॉल्व इन ह्यूमन प्रैक्टिस, ICMR, CBHI, CDSCO या DCI। सही आंसर क्या हो सकता है आप लोगों के हिसाब से बताइए। वैसे सुना सुना सा जो नाम है वही आंसर होगा, ठीक है। कौन सी कंट्री के द्वारा रिकॉर्ड किया गया पोलियो केस आफ्टर 30 ईयर, रवांडा, तंजानिया, कोंगो, ब्रूंदी। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से साजिबू नोगमा पानबा। तो ये बेसिकली कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है कि न्यू ईयर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या फिर नागालैंड में। तो ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। कौन सी कंट्री के द्वारा सेकंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट जो जिसका नाम है यहाँ पर अंड्रोथ, तो ये यहाँ पर अभी स्टार्ट किया गया, ये बताना है। बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडिया या फिर श्रीलंका। डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैंने पूछा था आप लोगों से। ये सीसेट का क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है और आंसर आप लोगों के सामने है। देखता हूँ कौन सही आंसर यहाँ पर देता है, ठीक है। तो अटेम्प्ट करिए इसको आप लोग। तो कौन कौन सी आंसर देगा देखता हूँ यहाँ पर। पहला क्वेश्चन का आंसर है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा यहाँ पर ये काम किया गया है। तो आंसर ए है यहाँ पर। यहाँ पर ICMR के द्वारा बेसिकली रिलीज की गई एथिकल गाइडलाइन फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ केयर के अंदर भी, तो उसके चलते यहाँ पर ये न्यूज़ में था, क्योंकि कैसे कितना इंक्लूड करना है तो उसके बारे में बातें की जा रही थी, ठीक है। पोलियो का केस अभी जो देखने को मिला ये ब्रूंदी के अंदर में, तो याद रखिएगा आंसर यहाँ पर डी हो गया। तो पोलियो का केस फर्स्ट टाइम यहाँ पर देखने को मिला और ये पोलियो टाइप 2 है जो कि कंफर्म की गई इन्वायरमेंट सर्विलेंस वाटर वेस्ट में यहाँ पर देखने को मिली इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में। गंदा पानी पीना बहुत सारी चीज़ों को बर्बाद करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, तो ये मणिपुर के अंदर में है जो ये सेलिब्रेट किया था, तो इसको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये तो इंडिया ने लॉन्च किया, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कैसे हम लोग सबमरीन को जो हरकतें करें पानी के अंदर ही उसको डिस्ट्रॉय करने की हम लोग क्षमता रखते हैं। तो इसके चलते डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है, ठीक है। सीसेट का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को डी देखने को मिलेगा। तो आंसर आप लोगों के सामने है, अच्छे से इसको अटेम्प्ट करिएगा, कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है पोंग डैम लेक के बारे में। पोंग डैम लेक यहाँ पर ये कई बार आप लोगों को न्यूज़ में भी देखने को मिलती होगी, खासकर जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में आप लोगों को देखने को मिलती है यहाँ पर ये, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर नहीं, कहाँ पर है पोंग डैम लेक, ये तो हिमाचल प्रदेश में है, ये रही नीचे, ठीक है, एग्जैक्टली। तो याद रखिएगा इसको। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है हिमाचल प्रदेश के अंदर में। पोंग रिजर्वायर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा इससे कनेक्टेड यहाँ पर आप लोगों ने नाम सुना होगा महाराणा प्रताप सागर, ठीक है। तो इसके साथ में आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं।
ये 1975 में पोंग डैम जो है वो बनाई गई थी, किसके ऊपर? ब्यास रिवर के ऊपर। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को यहां से बन सकता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश के अंदर में इसको डिक्लेयर किया गया 1983 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिक्लेयर किया गया इसको वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, और फिर आगे चलकर इसको 2002 में रामसर साइट का भी दर्जा मिल गया। तो ये है इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो आंसर आप लोगों के सामने है यहाँ पर, तो कोई भी डाउट आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, और अगर डाउट होगा तो उसका सॉल्यूशन भी फिर आप लोगों को निकालना है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है कंप्लीटली, अगर डाउट है तो उसको दूर कर कर आगे बढ़ना है। दोस्तों आइए अब आप लोगों को अंग्रेजी बनाता हूं, अंग्रेजी बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता हूं। वोकैबुलरी अगर अच्छी होगी तो इन चीज़ों पर आप लोग एक तरीके से कमांड कर पाएंगे। इंटरेस्टिंग शब्द है ये, आप लोग एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग और इवन एपीएफसी के अंदर भी आप लोग इनको देखेंगे जब पेपर आप लोग देने जाएंगे, तो सारी चीज़ें ढंग से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। पहला जो शब्द है ये है एसेवरेशन। इसका मतलब होता है दृढ़ वचन, इनके जो बोल दिया इंसान ने वही बात है, ठीक है। तो किसी एक तरीके से बात की गंभीरता या जोरदार से घोषणा करना कि भाई साहब ऐसा बिल्कुल करूंगा, ये मैंने बोल दिया है और कोई किसी में हिम्मत है तो इसको रोक के दिखाओ। ये बिल्कुल मत करना जब आप लोग घर से चलो यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं, भाई साहब किसी में हिम्मत है तो रोक के दिखाओ, यूपीएससी का एग्जाम फोड़ कर वापस आएंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ओके। गलत पड़ जाती हैं ऐसी चीज़ें। अपने आराम से तैयारी करो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, पर अपने आप को दिन में कम से कम 2 बार जरूर बताओ कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। कमेमोरेशन क्या होता है? अनुरूप बोलते हैं बेसिकली, आकार या डिग्री, या फिर एक तरीका आप लोग बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर इक्विवेलेंट, यानी कि इसके जैसा है, अनुरूप, यानी कि नहीं कि वो बिल्कुल मेरे जैसा है या मेरे जैसी है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा किसी के साथ में दिल मिल जाता है तो बिल्कुल मेरे जैसी है या वो बिल्कुल मेरे जैसा है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। प्री एमिनेंस यानी कि एक तरीके से प्रमुखता, एमिनेंट पर्सन सुना है तो उसी के आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो एक उसी के साथ में यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है जो कि आप लोगों से कई बार न्यूज़पेपर वगैरह में भी आप लोगों ने देखा होगा। नेक्स्ट शब्द जो है यहाँ पर ये है ग्रॉश। इसका मतलब होता है बड़बड़ाना या फिर गुनगुनाना भी आप लोग कह सकते हो, ठीक है। तो एक तरीके से कई बार इस तरीके से ना, कई बार देखा हो घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो बड़बड़ाते रहते हैं, मेरी बात नहीं सुनता, ये बोल के चल जाता है, मैं आवाज़ लगाता रहता हूँ या लगाती रहती हूँ, नहीं सुनता। तो ऐसी हरकतें मत किया करो, ठीक है, गंदी बात होती है ये। नेक्स्ट शब्द है यहाँ पर एप्रोप्रिएसी, यानी कि उपयुक्तता, यानी कि एक तरीके से चीज़ों को जानना, चीज़ों को समझना, वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो एक तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है जो कि आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। किसी चीज़ को उपयुक्त तरीके से देखना, उपयुक्त तरीके से बताना, एक तरीके से ना क्वालिटी जो है सुटेबल है उसकी, वो चीज़ें चेक करना। तो ये बातें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट है ये शब्द, इन पे सेंटेंस जरूर फॉर्म किया करो। अच्छा लगता है जब आप लोग सेंटेंस फॉर्म करते हो, ठीक है। इसको बिल्कुल भी डाउट में नहीं रखना है, तो अच्छे से चीज़ों को लेकर चलना है। लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी आप लोगों को, और इसी के साथ में एप्लीकेशन की भी ऊपर मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक जो है वो आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएगा, जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर कोई टेलीग्राम पर नहीं है। बाकी आप लोग की मंथली जो पीडीएफ थी उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, उसको थोड़ा सा मुझे चेंज करना था, तो इसकी वजह से कल उसको प्रोवाइड नहीं करा पाया। आज शाम तक उसको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप लोग जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ध्यान रखिएगा। और लेक्चर जो है उनकी टाइमिंग वही है, जो 5 वाला लेक्चर था वो थोड़ा 4 वाला हो गया, ठीक है। बाकी जो एक आएगा 11 बजे, दूसरा आप लोग को 1 बजे, तीसरा 4 बजे और फिर यहाँ पर 8 बजे। तो उन लेक्चर को आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। अपनी अगर पढ़ाई आप लोग लेकर अच्छे से चलना चाह रहे हैं, अगर सीरियस हो आप लोग एग्जाम को लेकर, तो ही कोर्स का पार्ट बनिए। अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं यार नहीं तैयारी हो पाएगी, तो फालतू में अपना टाइम और घर वालों के पैसे बर्बाद नहीं करना। कोर्स को तभी ज्वाइन करना अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ यार सीरियस तरीके से हम लोग को पढ़ाई करनी है, ठीक है। वरना ये नहीं कि कोर्स लेकर डाल दिया और फिर लेक्चर खोल के नहीं देख रहे हैं, ऐसा मत करना। तो ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक होना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।